अच्छा सर, ऐसा आपने अपने गुफ्तगू में एक दो बार फिर ये इसराइल को भी आपने ताने में बुरे अल्फाज से याद किया, जालिम रियासत फलाना ये सब। तो भाई रियासत मतलब बनी जो जिस तरह से जो उर्फ उस वक्त था उसके मुताबिक ठीक है, और उनको वहां बसाया गया। अब जो उसके इर्द गिर्द के सारे ममालिक उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि अपने नारों में ऐलानात में कहते हैं। और खामनाई और खुमैनी साहब, ये ईरान का तो शुरू से ही है, यानी बल्कि उनके यहाँ नमाज के बाद भी ये लगता है मकबर इसराइल और मकबर अमरीका, ये बाकायदा अजकार के तौर पर है। तो उस सूरत हाल में इसराइल तो खुद मजलूम तरीन रियासत है पूरी दुनिया में। अभी जैसे मिसाल के तौर पर कल मैंने अपने एक दोस्त से इस मौजू पे गुफ्तगू की थी, शोजब साहब से। तो उनको ही मैंने ये कहा, भाई अगर यहाँ से अफगानिस्तान आपको ना माने, इधर से ईरान ना माने, यहाँ से इंडिया ना माने, वहां से चाइना ना माने, और बाकी जो और उनमें से सब का ये हो कि हमारा मजहबी अकीदा है तुम्हें खत्म करना, तो उस सूरत हाल में तो इसराइल ने भी अगर ईरान पे हमला किया तो ये जारहियत तो नहीं है ना, ये तो दिफा है। नहीं, देखिए देखिए, अगर इसराइल के साथ ये मामला था कि आलमी बरादरी ने उसको वहाँ पर लाके बिठा दिया, गिरदोपेश के ममालिक उसके वजूद को नहीं मान रहे और उसको अपनी बका की जंग लड़ना पड़ रही है, तो उसके जो इक़दामात हैं वो इस नैरेटिव के साथ मेल नहीं खाते। यानी मिसाल के तौर पे ये नहीं हो सकता था, आप पर चलिए यलगार हो गई 48 में आपके मुकदमे के मुताबिक यलगार हो गई, 67 में आपके मुकदमे के मुताबिक यलगार हो गई, तो आप यलगार का मुकाबला करें। आपने यलगार के नतीजे में जो सरहदों की तौसीह की, अच्छा सरहदें अगर आपकी नज़र में यानी इसराइल की नज़र में उसकी सरहदें गैर मुनसिफाना थी, ये होता है दुनिया भर में, मुमलिकतों को ये तशवीश पैदा हो जाती है कि अगर सरहद के मुत्तसिल साथ दुश्मन आके बैठा हुआ है तो हम तो अपनी बका की जंग लड़ते रहेंगे, हम तो तहफ़्फ़ुज़ में रहेंगे नहीं, तो फिर उसको अक़वाम मुत्तहिदा में जाना चाहिए था। वहाँ जाके इसराइल कहता कि जी जो सरहदें आपने तकसीम करके दी हैं ये गैर मुनसिफाना सरहदें हैं, मेरी सरहदें इस तरह की होनी चाहिए थी। उसने जो इक़दामात किए इसके नतीजे में वो जो मज़लूमियत का लिबादा उड़ के इस वक्त सामने आ रहा है वो उससे मेल नहीं खाते। मिसाल के तौर पर आप पर जी जी कहिए। जी जी, आप बोले। मैंने कहा नहीं सरहदों मिसाल में जो इजाफा किया वो जंग के नतीजे में किया ना, जब उसके नहीं ऊपर नहीं जंग यलगार जंग करे। के नहीं जंग जंग के नतीजे में सरहदों में इजाफा नहीं होता। जंग के नतीजे में जब आप आगे बढ़ भी गए, आपको वापस जाना है अपनी सरहद में, अगर आप आलमी उर्फ को मानते हैं, अगर आप आलमी कानून को मानते हैं, अगर आप आलमी बरादरी को मानते हैं, और अगर आप उस मुकदमे को मानते हैं कि भाई हमें तो यहाँ पर ला के बिठाया गया, हमारी ज़मीन थी और बरतानिया ने ये फैसला, तो उसने किसी उसूल पर फैसला किया था ना, आखिर लाइन खींची गई थी, तो आपने उसके अंदर रहना है। ये तो नहीं हो सकता मिसाल के तौर पे आज पाकिस्तान को ये तशवीश हो कि जी अफगानिस्तान से उसके खिलाफ यलगार हो रही है, और हो रही है इस वक्त, आप देख लें इस वक्त हमारा तो पूरा का पूरा खवारिज के खिलाफ जंग, कल हम इसकी बुनियाद पर क्या काबुल पर काबिज हो जाएंगे जाकर? ये नहीं हो सकता। तो इसराइल ने ये जुल्म किया है, इसमें कोई दो, पहले दिन से आज तक हमने अपनी किसी गुफ्तगू में इसराइल के इन इस तरह के इक़दामात की कतन कोई तौजीह करने की कोशिश नहीं की, और ये बताया है कि अगर आप किसी कानून को मानते हैं, दस्तूर को मानते हैं, किसी इंटरनेशनल उर्फ को मानते हैं, तो फिर सरहदों की तौसीह कैसे हो सकती है भाई? फिर अगर सरहदों की तौसीह आप कर रहे हैं तो फिर आपका इसका मतलब ये है कि आप उससे बाहर निकल चुके हैं। फिर आप ये कहिए हमारे तौसीह पसंदाना अज़ाइम थे जिसकी बुनियाद पर हमें मौका मिला, जवाज़ मिला, जवाज़ हमने दिया, कोई शक की बात नहीं है, नुकसान हमें हुआ, इसमें भी कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आप कोई इखलाकी पोजीशन पर नहीं खड़े हुए। यानी इसराइल दुनिया में ये मुकदमा लेकर अब नहीं जा सकता मिसाल के तौर पर कि जी मैं अपने तहफ़्फ़ुज़ और बका की जंग लड़ रहा हूँ। उसने इसको बहाना बनाकर नस्ल कुशी भी की है, इसका बहाना बनाकर मज़लूम लोगों को मारा भी है, इसका बहाना बनाकर अपनी सरहद की तौसीह भी की है। किसी एक चीज़ की आलमी उर्फ में कोई सिरे से जस्टिफिकेशन नहीं पाई जाती। अच्छा, दूसरा ये आपने जो अपने इस मजमून में भी लिखा और अभी आपने अपने गुफ्तगू में भी ये बात की, तो उससे तो ये तासुर उभर रहा है कि आप भी यही चाहते हैं, लेकिन आप ये कह रहे नहीं यार, जरा तुम ताकत कव्वत जरा जमा कर लो फिर इसराइल को मारना या उसका खात्मा, आप भी यही चाहते हैं। देखिए मैं ये चाहता हाँ, देखिए अगर दिल की आप ख्वाहिश पूछें तो मुसलमानों की बहाली हो, मुसलमान दुनिया के सियासी स्टेज पर उसी जगह पर आएँ जहाँ पर हमें हज़ीमत का सामना ना करना पड़े। हमारी कौम के अंदर अल्लाह ताला ने उसी तरह के इंसान पैदा किए हैं जैसे मगरबी अक़वाम में होते हैं, उनके अंदर भी सलाहियत है, उनके अंदर भी टैलेंट है। जो ख़ित्ते हमें मिल गए हैं इसराइल को जी, खत्म किया जाए, इसराइल का खात्मा ख़ात्मे किया जाए। ख़ात्मे की जब आप बहस करते हैं तो ख़ात्मे की बहस जो है वो असल में बहुत सारे और मुक़द्दमात का पिंडोरा बॉक्स खोल देती है।
खात्मे की बहस तो में वह सब कुछ आपको मिल गई ना, आपके वक्त आपकी नसीहत पे अमल किया मुसलमान ममालिक ने, और अच्छी तरह उन्होंने ताकत क़ुव्वत हासिल करके न सिर्फ मुकाबला करने की बल्कि शिकस्त से फाश देने की सलाहियत में आ जाए, तो फिर उनको करना चाहिए। वहां पर अगर अगर तो वो मुसलमान है तो पहले तो उनको कुरान मजीद से कुछ चीज़ों को क्वालिफाई करना होगा। हमारे दीन में कोई इसराइल हो, कोई फ़लस्तीन हो, कोई पाकिस्तान हो, सल्तनत के उसूल के लिए जंगें नहीं हो सकती, ये दीन ने तय कर लिया है। तो इसराइल के ख़िलाफ़ कोई इखलाकी मुकदमा है तो वो इखलाकी मुकदमा पहले क्वालिफाई होगा, और बहैसियत मुसलमान फिर कंसिस्टेंसी के साथ वो इखलाकी मुकदमा क्या है मुसलमानों का, वो ये है कि जी खित्ते के अंदर यहाँ पर नाजायज़ तौर पर उनको बिठा दिया गया था, ये खित्ता हमारी मिल्कियत है। मिसाल के तौर पर अगर ये मुकदमा है जैसे, हाँ ये बात जो है, ये बात इस पर काफ़ी बहस हो सकती है। ये ऐसा नहीं है, क्योंकि उस मिल्लत के साथ, उस ज़मीन के साथ उनका रिश्ता हमसे पुराना है, और उसकी बुनियाद पर यही मैं कहता हूँ, जो मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट में भी गुफ्तगू की थी, कि अगर तारीखियत का मुकदमा खोल देते हैं तो फिर ये एक लंबा पिंडोरा बॉक्स है। फिर आपको मुसलमान के बारे में अल्लाह ने कह दिया है कि तुम तजाद में नहीं जी सकते, तो फिर तारीखियत के मुकदमे पे हिंदुस्तान के साथ जो हमारा रिलेशन पैदा होता है उसका भी नज़रसानी करनी पड़ेगी, तुर्की को नज़रसानी करनी पड़ेगी कि सारी जो आगे की रियासतें उसने हासिल की। तो मुकदमा क्या है? मुकदमा अगर दीनी बुनियाद है, उसकी जुल्म और उद्वान है, तो उसको आलमी ज़मीर की सतह पर क्वालिफाई होना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आज मैं आपकी जगह पर हूँ और मुसलमानों को ताकत हासिल हो जाए, तो पहला काम जो इसराइल के साथ होगा वो होगा कि अपनी जो सरहदें आलमी उर्फ ने तय की थी उसको वापस पहुंचाया जाए। उसके लिए हमारे पास ताकत हो, कुदरत हो, जंग करनी पड़े हम जंग करेंगे। उस जंग का जवाज़ मौजूद है, इसलिए कि आपने सरहदें बढ़ाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ तय हुआ था हमारे आपके दरमियान, या आलमी तौर पर एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बन गया था, उसका आपने पास नहीं रखा, तो वहाँ तक तो आप करेंगे। सल्तनत का खात्मा इसलिए कि एक फ़ातह ने वहाँ पर उसको लाके बिठा दिया था, तो फिर फ़ातिहीन ने जितने फ़ैसले दुनिया में किए वो सब रिवर्स होने चाहिए। तो उसूल होना चाहिए ना, उसूल तो कंसिस्टेंट रहेगा। तो मेरा ये ख्याल है कि मुसलमानों ने इसमें दो जो पोजीशंस हैं वो ली हैं, और एक पोजीशन सियासी कुव्वतों की है, और ख़ुद इसराइल के पास भी बड़ा मौका था। देखिए आज से 2 साल पहले अगर आप देखें कुछ इंटरनेशनल सतह पे, जब ये ट्रंप के पिछले दौर में अब्राहमिक अकॉर्ड्स हुए और कुछ इस सियासी धूल बैठना शुरू हुई जो तारीखियत के मुकदमे से उठी थी, उसमें उसके पास भी मौका था। ख़ुद एक कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उर्दन के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने एक मौके पर यह कहा कि मैं 57 इस्लामी ममालिक की तरफ से अगर ये गारंटी लाने में कामयाब हो जाऊं कि इसराइल अगर अपनी सरहदों में वापस चला जाता है तो उसका दिफा हम करेंगे। ये बहुत बड़ी पेशकश थी, लेकिन क्या इसराइल उस पर आमादा हुआ? तो असल में ताकत का मामला ये है कि वो सरकशी पैदा कर देती है, अफराद में भी पैदा कर देती है, इदारों में भी पैदा कर देती है, कौमों में भी पैदा कर देती है। वो शोरीदा सर होते हैं। तो इस वक्त हमें जो यहूद हैं वो शोरीदा सर नज़र आ रहे हैं। यानी जो कुछ गज़ा के अंदर इस वक्त हो गया है, वो ठीक है कि हमास ने आप पर हमला किया, हमास आपके वजूद के लिए ख़तरा बनी हुई है, भाई उसका खात्मा हो गया ना, लेकिन खाने के ट्रक कैसे रोक सकते हैं आप? और उसके अंदर आप अभी गुज़िश्ता दिनों सुने कि जिस तरीके से उन्होंने इसका मज़ाक उड़ाया कि लोगों ने जब उनसे कहा, वो जो उनकी IDF है उसके सरबराह बैठे थे एक मुज़ाकरे में, कि भाई वहाँ पर लोग स्टार्विंग और भूखे और बिल्कुल कहत की सूरत हाल है, उन्होंने कहा नहीं हमारे पास तो तस्वीरें वहाँ के लोग खा खा के मोटे हुए हैं। तो ये जो बेहसी है, लेकिन उसमें देखे ना, इसराइल का मुकदमा ये ना कि वहां का तो हर शख्स दहशतगर्द है। मिसाल के तौर पर कल अफगानिस्तान से आपकी तरफ बहुत ज्यादा अटैक होना शुरू हो जाए और आपको ये सब कुछ करना पड़े तो आप नहीं करेंगे। जैसे TTP वगैरह को दबोचने के लिए आप लोगों ने बहुत कुछ किया, आप ये नहीं करेंगे। ये मुकदमे नहीं चल सकते इस दौर के अंदर, ये मुकदमे नहीं चल सकते इस दौर में। ये नामुमकिनात इसलिए कि आपको पहले बताना है कि कम्बेटेंट है कोई शख्स, वो आपके ख़िलाफ़ असला लेकर खड़ा हो गया है, और वो आपके ख़िलाफ़ उस चीज़ में असला लेकर खड़ा हुआ है जिसमें आप समझते थे कि उसको हक़ नहीं है। मिसाल के तौर पर यह हक़ तो अक़वाम मुत्तहिदा भी देती है ना, कि भाई अगर आपके इलाके पे कब्ज़ा हो जाए तो आपको मुसल्लह मुज़ाहमत का हक़ है। तो ये आलमी उर्फ़ के मुताबिक भी आप उस शख्स को दहशतगर्द तो कम से कम नहीं कह सकते। और बाकी बात यह है कि भाई ये ताकत का खेल है, इसके अंदर आज एक दहशतगर्द होता है, कल वो हीरो बना हुआ होता है, ताकत उसको मिल जाती है। यानी अहमद अशरा जो है वो परसों तक बदतरीन दहशतगर्द था दुनिया के उसमें, और आज अमरीकी सदर उससे मिल के कहते हैं वेरी टफ गाय, वेरी ब्रेव मैन और ये सब। तो ये दुनिया के इस खेल में कोई हक़ और बातिल नहीं होता, ये सब सूदो ज़िया का खेल है, ये सब मफादात का खेल है।
एक शख्स जो है वो आपके लिए दहशतगर्द है आज, कल वही शख्स आपके लिए हीरो बन जाता है। वही तालिबान आपके लिए हीरो थे जब वो रूस के खिलाफ लड़ रहे थे, आज वो दहशतगर्द बन गए। कल इन्हीं तालिबान को चीन से लड़वाएंगे तो फिर ये आलमी ज़मीर को काबिल कबूल हो जाएंगे। तो इसमें हमें ये देखना है कि अगर हम दीन को लेकर आ रहे हैं तो दीनी नज़रियात पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। हम नहीं मार सकते किसी नॉन कम्बेटेंट को, ये हमारे दीन ने हमें बता दिया। हम नहीं जंग कर सकते तौसी पसंदी के उसूल पर, हम नहीं जंग कर सकते किसी वतन की गर्ज। हमें जंग करनी है नज़रिए पर। वो नज़रिया क्या है? जुल्म और उद्वान का खात्मा। उसके कुछ प्री रेक्विजिट्स हैं, पूरे होते हैं तो हम करेंगे, नहीं पूरे होते तो नहीं करेंगे। और ये जो जियोपॉलिटिकल सूरत हाल है, इसमें फैसला भी लोगों ने करना है। मसलन ईरान इस वक्त, मैं ये नहीं कहता कि ईरान को जंग नहीं करनी चाहिए थी। ईरान को अगर लगता है कि भाई उसने अपने वजूद और अपनी बका और अपने तहफ़्फ़ुज़ के, आखिर इसराइल ने एटम बम बनाया ना। इसराइल दुनिया के किसी उस कंसोर्शियम का हिस्सा नहीं है जो लोगों को, इंस्पेक्टर को इजाज़त दे आकर एटम बम गिनने की। ईरान है। ईरान ने अलल ऐलान ये कहा है कि हम बम नहीं बनाना चाहते, लेकिन मिसाल के तौर पे खुफिया तौर पे अंदर बना भी रहे हों तो भाई आलमी ज़मीर के लिए ये कौन से मसले की बात है? आखिर दुनिया के अंदर, मतलब इसराइल ने ऐलान करके बम बनाया था, पाकिस्तान ने ऐलान करके बम बनाया था। ताकत का खेल है। इस ताकत के खेल में हमारे भाई जाहिद मुगल साहब ये कहते हैं कि फिर ईरान को तो यह, भाई जब आप ताकत के खेल में उतरेंगे तो फिर मजलूमियत का नोहा ना पड़े। फिर आप बम बनाने की कोशिश करेंगे, अगले बम बनाने में आपको नाकाम करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपकी जानें जाएंगी, उसमें आपका मुल्क तबाह होगा। तो बस ये कशमकश है। इसमें आप ये कहें जी हमने तो अल्लाह की खातिर ये किया है, ठीक है, अगर आपने अल्लाह की खातिर किया अल्लाह आपको अजर देगा, लेकिन दुनिया में फिर आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। अगर आप ताकत हासिल करना चाहते हैं तो फिर उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान पर भी अगर आप ये कहिए तो ये अल्लाह का एक मौजज़ा ही है कि हमने बम बना लिया तो उससे हमारा तहफ़्फ़ुज़ हो गया। हम अगर ऐलान करें आज कि हम बम बनाने जा रहे हैं तो दुनिया हमारे साथ क्या करेगी? तो दुनिया वो जो करेगी वो कोई इंसाफ के उसूल पे नहीं करेगी, इखलाक के उसूल पे नहीं, ताकत के उसूल पे करेगी। तो ताकत की इस जंग के अंदर जिसको जो मौका मिलता है वो मौका हासिल करता है। खुद मुसलमान ममालिक जो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, इस वक्त सऊदी अरब है या और बाकी ममालिक हैं, इमारात की सारी रियासतें हैं, तो उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ का तरीका क्या निकाला कि जो ताकत के मराकज़ हैं उनके साथ मुफाहमत पैदा कर लें। यानी इस वक्त पूरे मशरक़ वुस्ता में अमेरिका जो ऑपरेट करता है वो उन मुल्कों से करता है। कभी कतर जाने का आपको मौका मिले, जितना वो मुल्क है उतनी वहाँ पर बड़ी अमेरिकी बेस मौजूद है। तो उन मुल्कों ने ये मामला किया अपने तो हर मुल्क अपनी बका की एक जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान अपनी सतह पे लड़ रहा है, उसमें कोई मज़हब नहीं है, कोई कोई इस तरह की तरजीह नहीं है, कोई नज़रिया नहीं है। यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई नज़रियाती जंग है तो ये हिंदुओं से बड़े मुशरिक तो चीन वाले हैं। तो वहाँ पर जाके तो हम उनके गुण गाते हैं, ना हमें मज़हब याद आता है, ना मिल्लत याद आती है, ना कौम याद आती है। वो धैर्य है, मुशरिक नहीं है। नहीं, वहाँ पर बड़ी तादाद शंतु मज़हब और जैन मत के इन लोगों के मानने की है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज, जब इसराइल ने जारहियत की, अटैक किया, हमला किया, और जो भी उसने अपनी तौजीहात दी, वजह बताई, ठीक, उसके बाद लेकिन इसराइल ने तो खास टारगेट किया ना, सिविलियन आबादी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, आम लोगों को नहीं मारा। और उन्होंने बिल्कुल जाके उन साइंसदानों को जो इसके अंदर शामिल थे, सुन लेना मेरा सवाल तो सुन लीजिए, फिर आप बता देना भाई। और ठीक है, उसमें इक्का दुक्का सिविलियन लोगों का भी नुकसान हुआ होगा, लेकिन पूरी बिल्डिंग में से सिर्फ उसी फ्लैट को निशाना बनाया जिसके अंदर उनका यानी ये जो पहले हम कराची में सुनते हैं ना, टारगेट किलिंग, तो उन्होंने तो एक लिहाज से टारगेट किलिंग की। अच्छा, वो ऐसे एक लतीफा सी बात है, कराची में जब ये बहुत हालात खराब थे, तो रमजान में इधर कोई लोग चंदे के लिए आते हैं ना, हर मजहब के मसलक के लोग, तो वो एक दुकान पे मैं खड़ा था, तो एक मौलवी साहब आए पंजाब से। तो उस वक्त हालात बहुत खराब थे, तो उसने वो दुकानदार से कोई किताब ली जिससे मस्जिदों के एड्रेस होते हैं जहाँ चंदे के लिए जाते। तो अब वो दुकानदार बहुत रश में फंसा हुआ था, तो वो बंदा बार बार पूछ रहे, कराची में खतरनाक इलाके कौन से है जहां मैं ना जाऊं? तो उसने कहा, "हाँ, बस ये है, अपना लियारी है और इलांडी, एक दो।" उसने कहा, "और कौन से है?" तो उसने कहा, "भाई यही है।" तो मैं खड़ा था, मैंने कहा, "सर, आपके लिए कोई इलाका खतरनाक नहीं है, यहाँ पर टारगेट किलिंग का मकसद होते हैं, मुतय्यन निशाना है, और वो मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ, हमें आज तक किसी ने टच नहीं किया, आके छुआ नहीं। ठीक है भाई, तू कौन, कहाँ से आया?" तो मैंने कहा, ये इस तरह आपके लिए पूरा कराची जो है, कहीं भी खतरा नहीं है, और अगर खतरा है तो ये जहां आप खड़े यहाँ पर भी। तो इसराइल ने तो ये किया कि उन्होंने टारगेट को निशाना बनाया, लेकिन अब जब आपका ईरान हमला कर रहा है, ठीक है, तो आपके मजहब की रूह से भी ये मना है, आलिमी जंगी कवानीन की रूह से भी ये मना है कि आप सिविलियन आबादी को निशाना बनाए। तो ईरान तो उनकी बड़ी बड़ी इमारतें गिरा रहे हैं, और वहां पर मेरे ख्याल से आम लोगों को भी जिबा कर रहे हैं। तो इसकी क्या वो है, तो जी क्या देंगे आप? इस वक्त दुनिया में आलमी अमन और आलमी कानून के नफाज के जिम्मेदार इदारे का नाम है अक़वाम मुत्तहिदा। ठीक। ऐसे ही
हम्म, अक़वाम मुत्तहिदा का ज़ैली इदारा है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, आलमी फौजदारी अदालत, जिसका काम है ये तयन करना कि जंगों के दौरान कौन लोग हैं जिन्होंने जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू दुनिया के 145 ममालिक में जो आईसीसी के सिग्नेटरी हैं वहाँ मतलूब मुजरम है जंगी जराइम। इसराइल के साबका वज़ीर दिफा युआव गिलान उनके साथ। हम्म, याहिया सिनवार भी जंगी मुजरम है। 3 लोग, वो तीसरा तो उन्हें मार दिया। हम्म, तीसरे को तो इसराइल ने मार दिया। जो 2 जिंदा बचे हुए हैं उन्हें कब पकड़ के आलमी अदालत के हवाले किया जाएगा ताकि उन पर मुकदमा चलाकर उनको सजाए मौत दी जाए, क्योंकि वो अब तक एलानिया 60,000 मासूम लोगों को कत्ल कर चुके हैं, जिनमें 18,000 बच्चे, 20,000 औरत। ठीक है। इसराइल गजा में टेंटों सब कर। टेंटों पर टेंटों पर हाँ, F-35 जहाजों से हमले करता है। ठीक हो यानी गया। ये हथियार की भी तौहीन। कल परसों जब उन्होंने ईरान में मिसाइल हमले किए और टारगेट किलिंग की, तो उसके नतीजे में 40 औरतें और बच्चे मारे गए। एक साइंसदान आपका टारगेट है, उसकी बीवी और उसका बच्चा क्यों मार रहे हैं भाई? हम्म, अगर आलमी कवानीन की बात देखनी चाहिए तो दुनिया का कोई मुल्क किसी और मुल्क की सॉवरन यानी बाला ऐसा ही है। खुद मुख्तार फजाई हदूद में नहीं जाता। दुनिया के लेकिन किसी जब एक मुल्क का दूसरे, नाम बत जब दूस यार आप जब सवाल दूसरे जब तक भाई सब जब, अच्छा। अच्छा चले चले चले, बोले बोले। हाँ, इसराइल गुज़िश्ता कई सालों से शाम, लबनान, उर्दन, इराक, यमन, ईरान, यहाँ बगैर किसी रुकावट के फजाई हमले करता है, मिसाइल फायर करता है, ड्रोन मारता है, जो मर्जी करता है। ये जमहूरियत, इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जिसको आज़ादी इज़हार राय कहते हैं, और इंसानों का यकसां एहतराम और इंसानों की बराबरी, ये जो 4-5 असूल मगरबी तहजीब ने वर्ल्ड आर्डर के तौर पर सेकंड वर्ल्ड वार के बाद दिए थे, और ये कहा था कि हम इनके मुहाफिजीन हैं। अमेरिका, बरतानिया, मगरबी यूरोप के चेहरों पर फैला हुआ झूठा नकाब इसराइल ने अक्टूबर 2023 से लेकर आज तक बिल्कुल साफ कर दिया, पाक कर दिया है। बरतानिया के हवाई जहाज और बरतानिया का तैयारा बरदार जहाज आज मशरिक वस्ता पहुंच रहा है इसराइल की हिमायत में। कल फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि फ्रांसीसी जहाज़ों को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खित्ते में भेज रहे हैं, और अमरीकी जहाज़ और अमरीकी इंटेलिजेंस और अमरीकी इंतज़ामिया हर रोज़ मिलियंस ऑफ डॉलर के वेपन्स इसराइल को डिलीवर कर रही है। ऐसी सूरत हाल में कैसा इंसानी हकूक, कैसा आलमी कानून, कैसी अखलाकियात की बातें, ये बड़ी अजीब सी लगती हैं। ठीक, बहुत शुक्रिया, ये आपने बता दिया। मैं इसमें सिर्फ ये आप अब मिसाल के तौर पर, आप पाकिस्तान जैसा मुल्क है, अफगानिस्तान भी आपको तस्लीम ना करे, भारत भी आपको तस्लीम ना करे, चाइना भी आपको तस्लीम ना करे, ठीक है, और उससे थोड़ा सा आप आगे जाके ईरान भी आपको तस्लीम ना करे, उन सबका ये हो कि भाई ये नाजायज रियासत है, इसको सफाई हस्ती से हमने मिटाना है, उनका वो दीनी अकीदे की हद तक ये बात इन सब मुल्कों के दिमाग में हो, तो मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी रियासत की, मुझे तो, मैं तो हालत जंग में हूँ इन सब मुल्कों से, और मुझे ये पता है कि किसी भी वक्त इनकी तरफ से जैसे इनको कोई ताकत कुव्वत मिले, इन्होंने मुझे सफाई हस्ती से मिटाना है, ठीक है ना। तो उस सूरत हाल में, एक तो ये सूरत हाल है, दूसरा फिर ईरान गुजश्ता 30-35 साल से प्रॉक्सी जंग करके इसराइल का उसने जीना हराम किया हुआ है, ठीक है ना। और उसकी पूरी ख्वाहिश और कोशिश हमेशा ये रही कि जंग हम बाहर ही लड़ेंगे, बाहर के लोग मरे खपे, जलील हो, अपाहिज हो, बच्चे यतीम हो, औरतें बेवा हो जाए, बाढ़ में जाए, भाई हम तो अपने मकासद कुछ है उसको हासिल करना है। उसकी उन्होंने पूरी पट्टी बिछाई इराक से लेकर लुबनान तक, और हर वक्त इन्होंने उन दहशतगर्द तंजीमों को, या जिनको आप हुर्रियत पसंद कहे, जो भी आप नाम दे, उनकी हमेशा उन्होंने पुष्ट पनाही की, किसके खिलाफ? इसराइल के खिलाफ। तो इस सूरत हाल में भी आप यही भाषण हमें देंगे बहसीत एक नौजवान तरक्की पसंद दानश्वर के, जो अभी आपने हमें दिया है? इसराइल तो भाई हमला करेगा तो उसके लिए जवाज है ना, हर सूरत में जवाज है उसके पास। देखना, सऊदी अरब पे हमला नहीं कर रहे, वो मिस्र पे नहीं कर रहे,
दूसरे मुल्क क्या तुर्की पे नहीं, क्यों उधर ठीक है वो सब भी इसके खिलाफ है, चलो मिस्र और तुर्की ने तो तस्लीम किया हुआ है, लेकिन उन मुल्कों की तरफ से उसको ये पता है भाई इनके बयानात के हद तक ये इनकी बात है, न ये किसी प्रॉक्सी जंग का हिस्सा है, न यहाँ पर हमारे ऊपर हमला करने वाले हमास और हिजबुल्लाह और हौसियों के यमनी हौसी इनमें से किसी को ये ममालिक पाल नहीं रहे, तो उनकी तरफ उन पे वो हमला नहीं कर रहे। एक मुल्क ये कह रहे हैं नहीं हम इन सब को ऑन करते हैं, इनको हम इनके पुष्ट पे हम खड़े हैं, और ये सब के सब इसराइल पे अटैक कर रहे हैं, तो फिर क्या इसराइल के लिए इतना भी आप हक तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि वो अपने पेशगी जो उस हमले से पहले, ये भी अकदामी जंग नहीं है, ये डिफेंसिव लड़ाई है, इसराइल का हमला भी ये जारहियत नहीं है जिसको आप लोग बना रहे हैं। इतनी तवील साल आप उसकी पीठ पे जाके, एक शेर सोया हुआ है उसको दुम दबा रहे हैं, उसको दूसरी तरफ से आप उंगुल कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, तो एक दिन उससे उठ के आपको पिटाई शुरू कर दे, ऐसा नहीं है। इसराइल अपने क्याम से लेकर आज तक अपने वजूद की जंग लड़ रहा हम्म। है, ऐसा ही है। बिल्कुल। इसराइल को उसके हमसाया 30 मुल्कों ने पहले दिन से तस्लीम नहीं की। नहीं किया, ठीक हो गया। जिन मुल्कों को आप कहते हैं कि उन्होंने तस्लीम किया हुआ है, उनकी तस्लीम, उनकी उनकी रजामंदी और तस्लीमियत, जो भी उसको कहें, रिकग्निशन, वो सारी की सारी बेईमाना, लिजिटिमेट और लीगल कंसिडर नहीं होती कि वो ममालिक खुद आमरीतें हैं या बादशाहतें हैं, बेईमान अवाम की हिमायत नहीं है, ठीक है। हो गया, अवामी हिमायत नहीं। ठीक हो गया, आगे चले। मैं आपने मुझे दावत दी है, मुझे मेरी बीवी को क्या उस कर दूँ, आओ और आकर हमारे देहात में रहो और मेरे घर हम्म। में ठहरो। मैं इसके लिए बड़ा मशहूर हूँ। आप जी सलूट है, जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल वेलकम भाई। मेरा मेरा वही प्लान है जो इसराइल का प्लान है। ठीक है ठीक है। भाई, तो बिल्कुल ठीक है। तो तो आपकी गैरत और रबियत का इम्तिहान लेंगे, वहां जाकर आपके मकान पर कब्जा करेंगे इंशाल्लाह। ओ ठीक है भाई, ना। जब आप हमारे और उसे देखो ना मेरे। और नहीं, सुन लेना, ना सिर्फ ये कि कब्जा करेंगे, बल्कि यहाँ जवाद हमदानी को और अपने दोस्तों को जो फौज शौज में है उनसे भी ये कहेंगे कि जनाब, मैं ये नेक काम करने जा रहा हूँ, मुझे ख्वाब आया है कि ये मकान जो शमसुद्दीन ने सकरदू पे बनाया है, ये दरअसल मेरा और मेरी बीवी का है। ठीक है ना। ठीक, और बिल्कुल और ठीक और होगा। और मैं कल जा रहा था रास्ते में, तो मुझे एक बुजुर्ग रास्ते में मिले, उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन खोदो। तो मैंने खोदा तो नीचे से एक पुराना मुसवदा निकला, उस पर लिखा हुआ था, सकरदू शहर में, शिगर के पास, सकरदू के इलाके में, शिगर के पास 10 किलोमीटर के फासले पर फलां देहात में फलां नंबर मकान तुम्हारा है, और वो तुम्हारा ठीक है। हक है, और तुम्हें आज से 3,000 साल पहले या 4,000 साल पहले तुम्हारे आबाओ अजदाद को, जो कि असल में शिगर से आए थे, निकाल दिया गया था। अब वो मुझे मुसवदा मिल गया है, वो कागज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये कागज देखो, ये तो हमारा है। तो अगर आपने दे दिया तो ठीक, ना दिया तो मैं आपकी मां बहन करूंगा। ऐसी बहुत सूरत बढ़िया। हाल में मैं देखूंगा कि आपके चाचे मामे जो भी इधर उधर, आपके आपने कहा ना वो पूरा इलाका ही मेरे रिश्तेदारों का है, सारे अजीज व कारिब है, तो देखते हैं वो मेरे साथ क्या करते हैं। बहुत अच्छी मिसाल दी। अब जो मेरे चाचे मामे भाई जो भी उधर आस पड़ोस के लोग थे, उन बेचारों ने आपसे 4 मरतबा जंग लड़ी कि ए साढ़े परादा साढ़े पुत्र दा घर घर है खाली तुझसे कर। कब्जा, हाँ ए खाली कर। हाँ। ते उनको समझ में आ गया, चाचा फूफा मप्पड़ सबको, कि ए भाई ये तो बहुत ताकतवर भाई, इसके पुश्त पे इतनी बड़ी कुव्वत है, आलिमी ताकतें भी, और इसकी अपनी ताकत भी इतनी ज्यादा है। हाँ। उन्होंने कर मैं अपने बच्चे मरवा दिए, बल्कि उन हमलों की वजह से आपने न सिर्फ मेरे घर, बल्कि मेरे साथ साथ मेरे लेकिन चचा के चाचू बाबू के। उनके घरों पे भी कब्जा किया। तो अब उन सबको यह समझ में आया है, भाई इसका हल ये है, खामोशी से सफारती बहस पे और इस तरह से इस मसले को हल करने की कोशिश करते हैं, शोजब साहब कोई बंदे का पुत्र बन जाए, इसके दिल में कोई रहम आ जाए, और ये कुछ बेहतर हो और जाए ये चला उसमें से जाए। एक। और ये चला हाँ, जाए। नहीं नहीं, हाँ, जी चला, देखो अब, हाँ चले, चला भी जाए, कुछ लोगों का ये यहाँ पर ये कि चलो चला ना जाए, जितना कब्जा कर लिया, जितना आपके पास है भाई यहाँ तक महदूद रहे, हम सब पे ना आए। उनको ये बात समझ में आई, तो उन्होंने अपने आप को इससे पीछे हटा दिया, और आपने उनको मारा, बुरकस निकाल के उनको खामोश रहने पे मनाया। हाँ आपने हाँ। मजबूर कर उनकी दिया। अब लाशों उसमें पर से, नाच कर हाँ, मैंने आपको मनाया। अब एक मेरा जो मामू कहे या चाचा, वो बड़ा, उसने कहा ओ नहीं भाई, अच्छा वो चाचा जो है वो उस इलाके से इतना फासले पे है, बहुत ज्यादा फासले पे है कि भाई तो अगर उसी कोई देहात में रहता है, सुन उसी तो लेना, मशरिक वस्ता सुन, वाले देहात में रहता है। हाँ बिल्कुल, उस देहात के अंदर, यानी बीच में मेरे ख्याल से 10-15 देहातों को छोड़कर एक देहात के अंदर मेरा एक चाचा रहता था, या मामू, उसने कहा "ओए, तुम सब बेगैरत हो, बेहया हो, बेहमियत हो, हमियत नाम था जिसका, गई अरबों के घर से हो, तुम लोग साले शैतान के पुजारी हो और बनु उम्मिया के परवरदा लोग हो, तेरी तो मैं देखता हूँ शोजब नु।" उसने वहां से आस पास मेरे मोहल्ले के कुछ
बेचारे बेरोजगार लोगों को या थोड़े जज्बाती लोगों को गैरत दिला दिला के कहा भाई तुम लोग शोजब को रोज एक एक पत्थर मारो, इसको जो है ना उंगुल करते रहो, हो सकता है ये किसी दिन तंग आके आप लोगों को, अब चाचे का, मामा शमसुद्दीन का, जो आप लोगों का रिश्तेदार, उसका घर वापस, ठीक है। एक दिन आया कि उस शोजब अस्करी ने कहा बेटा ठीक है तुम्हें मैं समझाता हूँ। उसने डायरेक्ट जाके उस देहात पे हमला किया जहां पर वो चाचा रह रहा था। उस चाचा को तो आप इतना चीखो, वो तो, ये तो पूरी ख्वाहिश थी कि ये मेरे आसपास जो मैंने गमाश्ते बिठाए यही लड़ते रहे, वो आग की तपिश मेरे घर तक ना आए। अब जब तपिश उसके घर पे पहुंच गया तो उसका तो चीखो चिल्ला रहे भाई चुप करो, आप मुकाबला करो जवामर्दी से, अब आलिमी बरादरी फलाना इजलास बुलाओ और ये कर दो वो कर दो। तो नहीं करो ना आप, अगर आपने ये मिसाल दी ही है तो भाई आप सब मिलकर इसराइल को सब हैसियत से मिटाना चाहते हैं, आप सब उसको नाजायज रियासत कहते हैं, आप सबका ये ख्याल है कि इसने फलस्तीनी मुसलमानों के जमीनों पर कब्जा करके एक नाजायज रियासत का कयाम किया है, ये सब आपका नैरेटिव है। और उसका जब भी आपको ताकत कुव्वत हौसला मिले, मौका मिले, आपने उसको खत्म करके इजरायली फलस्तीनी रियासत को कायम करना है, या जहां तक आलमी कानून ने मान लिया उसको वहां तक महदूद करना है। तो उस सूरत में फिर फलस्तीन इसराइल क्या करे आप बताओ। बिल्कुल जायज उसका हमला है, वो बिल्कुल जो जो उसके ऊपर हमलावर हो उनका डंग निकालना चाहिए उसको। बिल्कुल ठीक, जो वो कर रहा है वो जायज है, तो जो ये कर रहे हैं ये जायज है। नहीं तो ये किस बुनियाद पे कर रहे हैं भाई, मतलब आप किस बुनियाद पे उस 10 देहात के बाद जो हाँ, एक परसों देहात। सुबह जुमे वाले दिन ना, जुमे वाले दिन सुबह फजर के बाद ईरान के मिसाइलों ने जाकर इसराइल के अंदर हमले किए, और ईरानी जहाज गए और उन्होंने जाकर इसराइल को तबाह किया, और उसके बाद इसराइल अपनी बका की जंग लड़ी। हम्म। नहीं आप जिस सत्तर दुनिया में साल रहते जब से आप, इसराइल कायम है उस वक्त से वो अपनी दिफा की लड़ाई लड़ हाँ रहे हैं हाँ, भाई, मैं ये क्या कह हो रहा हूँ गया कि आपको। आप जिस सैयारे पर रहते हैं वहां पर इसराइल मजलूम है। हम्म। आप जिस सैयारे पर रहते हैं वहां अरब और ईरान जालिम है। ये सैयारे जमीन की बात हो रही है, यहाँ हम्म। पर जो इसराइल है ना, वहाँ का क्याम वर्ल्ड वार 2 के जीतने वाले मुल्कों ने किया था। कोई डेमोक्रेटिक या कोई अवामी राय या कोई अवामी कबूलियत के बगैर। नहीं है। और ठीक है उस। और एक सेकंड ना, अब इतनी तकरीर की मेरी भी जरूरत है। हाँ, ठीक है। यार। खुदा जी की जी सर कसम सर सर शमसुद्दीन, सर सर। मैं तुम्हारी बात सुनना भी एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं ना, वो एक हौसला है। हौसला है। बेवकूफाना बातें सुनना हौसला रखना चाहिए भाई, कभी कभार आपको, आपको ऐसे कम पढ़े लिखे लोग भी टकराएंगे जो ऐसी बातें भी करेंगे। नहीं, मैं कम पढ़े लिखे लोगों से मुझे कोई मसला नहीं, कोई कम पढ़ा लिखा नहीं होता। हाँ, मैं हूं ना आपके मुकाबले पे, इसलिए नहीं कह नहीं, रहा हूँ। हाँ खैर आप बताएं बताएं, आप अपनी मैं गुफ्तगू गुजारिश जारी रखें। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस सरजमीन पर, जिसको प्लेनेट अर्थ कहते हैं, सैयारा जमीन, यहाँ पर इसराइल नामी एक मुल्क है जिसके कयाम की मुखालफत दुनिया के 150 मुल्क करते हैं। ठीक है। और जिसे पिछले साल अक़वाम मुत्तहिदा ने कातिल वार क्रिमिनल डिक्लेयर किया है, जिस जिसके पिछले 2 सालों के इकदामात को जेनोसाइड, नस्लकुशी, अक़वाम मुत्तहिदा इसलिए बनाई गई थी कि दुनिया में कोई नस्लकुशी कभी ना हो। यहूदियों का जब होलोकास्ट या कत्लेआम किया गया था, तो ऐसा कोई वाकया दोबारा दुनिया में कभी पेश ना आए, नेवर अगेन। तो वो ठीक है। जो जिन मकासद के लिए और आलमी कानून और आलमी ज़ाब्ते और आलमी इदारे कायम किए गए थे, इसराइली रियासत ने अपने क्याम से लेकर आज तक मुसलसल उनको मलियामेट किया है। दुनिया बहुत पेचीदा है, ये जो अमेरिका ने वर्ल्ड ऑर्डर बनाया था ये बहुत पेचीदा है, और इसमें एक तरफ जमहूरियत, इंसानियत, हुकूक इंसानी, आज़ादी इज़हार राय, जिनसी आज़ादी, आप कुछ भी करें, आप आज़ाद हैं। अगर आप मुआशरे के मुरव्वज आप बनाए हुए कवानीन के खिलाफ नहीं है, यू आर फ्री टू डू वट एवर। आप खुदा के कवानीन जो कि मुकद्दस किताबों में है उनको ठुकरा सकते हैं, आप अमेरिका के बनाए हुए कवानीन को नहीं ठुकरा सकते। ये इस तरह की है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बंद है, उसके तलबात पे पाबंदियां हैं, बोलने की आज़ादी नहीं है। पूरे के पूरे यूरोप और अमेरिका में फ़लस्तीन के हक में ये कहना कि फ़लस्तीन का परचम लहराऊंगा, इसकी भी इजाज़त नहीं है। तो ये जितनी वो सारी मुलम्माकारी थी, वो तो मैंने पहले भी गुजारिश की है, पिछले कई सालों में इसराइल ने वो पर्दा चाक कर दिया, सारी दुनिया ये बोलने लगी है। ये ठीक है। दुनिया इसी तरह रहती और इसराइल कायम रहता अगर दुनिया में चंद बड़ी इनकलाबी तब्दीलियां ना आ जाती। दुनिया में बड़ी इनकलाबी तब्दीलियों का नाम यह है कि अब अमेरिका दुनिया में अकेला सुपर पावर नहीं है, और सुपर पावर की
डेफिनेशन या वजाहत या तवजीह ये होती है, एक ऐसी ताकत जो दाखिली और खारजी दोनों मामलात में अपने सियासी बयानिए को नाफिज करने की ताकत रखती है। एक सुपर पावर वो है जो दुनिया के अंदर अपनी मौकफ को मनवाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करता है, दाखिली भी खारजी। वो तीन मुल्क हैं, चीन, रूस, अमेरिका। इस वक्त दुनिया चीन, रूस और अमेरिका में तकसीम है, और दुनिया में अब ब्लॉक्स बन चुके हैं, ब्रिक्स। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान ब्रिक्स में है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, रूस, चीन और वस्त एशियाई 5 रियासतें, ईरान इसमें है। चाइना ने दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा दिया है जिसके तहत सारी दुनिया को माशी हालत में और इकोनॉमिक रिलेशनशिप में जोड़ दिया जाएगा, जिसका नाम है BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। सी पैक उसका एक हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान में $56 बिलियन इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। पिछले साल सदर शी जिनपिंग ईरान गए थे, $256 अरब का मुआहिदा साइन हुआ है क्या ईरान आप और। इतनी लंबी तकरीर में क्या कहना चाह रहे हैं ना, हम खुल ये तो आप बात। मैं आपको ये बताना चाह इस रहा हूं कि ये जो कुछ पिछले 2-3 साल में आप मशरिक वस्ता में देख रहे हैं, ये अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर के डिक्लाइन और एशियन सुपर पावर्स के राइज होने के सबब, जो 80 साल पहले जंग अजीम दोम के बाद अमेरिका और वेस्ट ने एक वर्ल्ड ऑर्डर तश्कील दिया था, जिस वर्ल्ड ऑर्डर में मशरिक वस्ता को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने थानेदार का डंडा इसराइल के हाथ में पकड़ाकर उसे मशरिक वस्ता के एन कल्ब में बिठाया था कि यहां से तेल की तरसील यूरोप और अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होगी। यहाँ के लोगों की हुकूमतें और जिंदगियां यूरोप और अमेरिका की मर्जी के बगैर नहीं होंगे। मशरिक वस्ता में जमहूरियत, इंसानियत और हकूक इंसानी का सबसे बड़ा कातिल अमेरिका और इसराइल है। आप जानते हैं और मैं भी जानता हूं, अगर कहेंगे तो एक एक वाकया सुनाता रहूंगा और अगले 4 घंटे इस बात में गुजर जाएंगे कब अमेरिका और इसराइल ने अवामी हुकूमतों और अवामी ख्वाहिशों का खून किया है। प्लीज, ये आप अच्छा कर रहे हैं, आप जो ठीक है। सवालात पूछ रहे हैं वो बहुत अच्छे सवालात हैं, लेकिन लेकिन अब वो बात बहुत आगे निकल गई है, वो बहुत हाँ, आगे निकल पिट रहा। गए हैं। हाँ। हाँ, इसीलिए मैं, आपने भी जो मिसालें दी ना, मैं तुम्हारे घर मेहमान बन के आऊँ, कब्जा, ये सब भी पिटी हुई बात है। ये कोई हक देखो, जब ये इसराइल को कायम किया गया तो उस वक्त दुनिया का जो उर्फ था, जो सिस्टम था, वो कुछ और था। उससे पहले जो आप लोगों ने कब्जा किया फलस्तीन पे जाके, मुसलमानों ने, आपकी खिलाफत के दौर में, और इतने अरसे तक आप लोगों ने वहां पर कब्जा जमाए रखा। उससे पहले मसीहियों ने कब्जा किया, उससे पहले यहूदी थे। भाई उस दौर के हिसाब से ये हो रहा था ना। तो जब आलमी तौर पर नौआबादियाती निजाम को लपेटा जाना लगा और सब उनकी ताकतें खत्म हो, तो उन्होंने जो एक आपका पाकिस्तान कहाँ से बना है, उसी बुनियाद पे बना हुआ है। उन्होंने जाते उन्होंने कहा भाई चलो बंटवारा करते हैं, भाई तुम इधर रहो तुम उधर रहो, और वो ऐसा बंटवारा किया कि माशाल्लाह से दोनों मुल्क गुर्बत की चक्की के सबसे नीचे जा रहे के बावजूद सारा खर्चा जो है ना अपने अपनी जान बचाने पे। तो उस सूरत वो तो बहसी अब बोसीदा है, जो आप लोग ये मिसालें दे दे के समझाते हैं ना। अब आप बहैसियत माहिर उमूर मशरिक वस्ता, एक तरक्की पसंद दानश्वर और एक हसास दिल रखने वाले इंसान के, आप इस इसराइल में रहने वाले यहूदियों को भी इंसान समझ के बात कीजिए, अरब में रहने वाले मुसलमानों को भी मुसलमान, एक सेकंड, मुझे पता है, उसको भी इंसान समझ के बात करते हुए, अब आप मुझे ये बताएं, मुझे सुना कि सुनने वालों को, मुझे भी जाहिर सी बात है, हाँ, हमारी इस बात से ना इसराइल की पॉलिसी पे असर पड़ने, ना ईरान वगैरह, लेकिन हम चूंकि समझना चाह रहे हैं आप जैसे इसका अलर्ट से कि वो क्या मसले का हल क्या है, क्या किया जाए, कि जिसके बाद आपके यहाँ से ये सारी प्रॉक्सी और लड़ाइयाँ, उधर से हौसी यमनियों की तरफ से जो हो रहा है, इधर से हमास नामी तंजीम की तरफ से, इधर हिजबुल्लाह, ये सब खत्म हो जाए। दो सूरत है, या इसराइल को बिल्कुल खत्म करके सफाई से मिटा के उन सबको जहां जहां से ये बेचारे आए हुए बेयारो मददगार थे ये लोग, उनको वापस उधर भेज दिया जाए, या इसराइल नाम की रियासत को आप कहते हैं इसको कायम रखे, फिर मसले का हल ये क्या हो सकता है, आप बता दें मुझे फिर। तो ये आखिरी सवाल है हमारी गुफ्तगू का, नहीं क्योंकि नहीं, हमारी गुफ्तगू नहीं बहुत। नहीं भाई, मेरे एक दो सवालात रहते हैं, सिर्फ 2 सवाल और करूंगा बस। अच्छा, आप इसका मेरे वो आप मेरे वो मेहमान नहीं है जिनके साथ में बड़ा उस तरह से ना, आप मेरे ऑडियंस नहीं, मेरे मतलब मेरे हमारी गुफ्तगू में बकवास ज्यादा है ना, मुझे इसलिए खौफ हो रहा नहीं है कि नहीं, कहीं ये ना हो। आप इतने देर से बकवास कर रहे थे, ये तो आपने शुरू में बताना था भाई। हाँ। मैं तो नहीं, आपको हम इतना संजीदा मैं तो आपको अच्छा। इतना संजीदा और मौजू के माहिर के हिसाब से बात करके इतना फायदा हासिल कर रहा हूँ, ला हौल वला अच्छा, कुव्वत। खैर चला आगे। गुजारिश ये है कि जी। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब फलस्तीन इसराइल के तनाज़े में जो पेचीदगी आ चुकी है, दो दो रियासती हल मुमकिन नहीं। ठीक है। लेकिन अगेन,
इसराइल की तरफ से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के बाद एक रियासती हल भी मुमकिन नजर नहीं आता, लेकिन चलो हम। ना आप बता दें क्या है, क्या करें हम। भाई यार, ये 2023 से पहले तो सबसे अच्छी बात यही थी कि एक रियासत बनाई जाए जिसमें तमाम जमहूरी कवानीन नाफिज कर दिए जाए, तमाम लोगों को एक जैसे, जो जैसे पाकिस्तान में है, ये जैसे दुनिया के पाकिस्तान में तो चलो हम बहुत पाकिस्तान है बेहतरी की सबसे। गुंजाइश है। दुनिया के किसी भी मिसाली रियासत में जहां तमाम शहरी बराबर होते हैं, ऐसी कोई रियासत कायम कर दी जाए और जो भी लोग उस इलाके के बाशिंदे हैं उन लोगों को एक जैसे यकसां शहरी हकूक दे दिए जाएं, तनाज़ा खत्म हो यानी उससे जाएगा। फलस्तीन इसराइल वगैरह चक्कर ना हो, ये पूरी पट्टी जिस पे अभी फलस्तीनी या गजा और फ्रॉम द दूसरी रिवर टू बसी। दरियाए उर्दन ठीक। से लेकर बहेरा कुलजम तक ठीक। सारे का ओ, सारा एक रियासत हो। हाँ, ठीक, ये 2023 से पहले आप कह रहे कि ये था कि ये हो जाता। तो ये फिर होना आप। चाहिए। अब ये हुआ है कि 2023 में इसराइल ने जी जी फरमाएं। फलस्तीनियों की नस्लकुशी, कत्लेआम, यानी कब किया बर्बरियत ये? की वो, ये 2023 अक्टूबर के बाद से अब तक जो साठ अच्छा। तो हजार ये गजा ये में शुरू कैसे, ये शुरू कैसे हुआ था? ये शुरू हुआ था जब 2005 में इसराइल ने गजा का मुहासरा करके उसके ऊपर आग, खून की बारिश करके पानी, खुराक, हर चीज बंद कर दी। ठीक। 2005 सितंबर से लेकर अक्टूबर 2023 तक गजा के अच्छा। लोग दुनिया की सबसे बड़े मुहासरे और सबसे बड़ी जेल में थे। इस दौरान ठीक। वहां कैद 23 लाख लोगों ने पूरी कोशिश करके गजा का मुहासरा तुड़वाने की कोशिश की। इस दौरान 20 दफा इसराइल ने इस जेल पर बमबारी करके हजारों लोगों को कत्ल किया, और इन हजारों में हजारों बच्चे पहले से शामिल हैं। फिर और जब इस इस जेल के और कैदियों की फिर तरफ जब से कुछ हो रहा था? इस जेल के कैदियों ने जब अपनी सलाखों से सर फोड़ा 7 अक्टूबर 2023 को, ठीक, ये मैं समझना चाह रहा हूँ, थैंक यू। तो उसके ठीक। बाद साठ अच्छा। हजार लोग मार दिए गए जेल में। ठीक। यार 3 महीने हो गए, खुराक बंद है। हम्म, बहुत बड़ा अलमिया है ये, इंसानी अलमिया। लेकिन अब ये है ना, अब ये हो गया, अब ये फरमा रहे कि 23 की 2 अक्टूबर के बाद फिर अब आप क्या फरमा रहे हैं, मसले का हल आप क्या हो सकता है आइडियल? वो तमाम लोग जिन लोगों ने इस सारे अरसे के दौरान इंसानियत सोच जराइम किए हैं और वो रिकॉर्डेड है, ठीक है। आईसीसी के रिकॉर्ड पर हैं। आईसीसी ने कुछ लोगों को मुजरम डिक्लेयर कर दिया है, कुछ लोगों को उन्होंने करना है। जैसे जंग अजीम दोम के बाद नूरनबर्ग ट्रायल हुआ था और नाजियों को चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के ट्रायल करके मुकदमात का सामना करके सजाएं सुनाई गई थी। तमाम लोग जिन्होंने इस तनाज़े में इंसानियत सोच जराइम का इर्तिकाब किया है वो ढूंढें, पकड़ें, सजा दें, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए, लोग ये माने कि हाँ, हम इंसानी अकदार और इंसानी शरफ के तहत जो एक मकाम आपको मुझे आज़ाद दुनिया में हासिल है, वो हर एक अरब, फलस्तीनी, इसराइली, सही। वो कोई भी हो, उसको हासिल है। इस तरह ठीक है फिर। अब 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 आज़ादी इंसाफ के बगैर देना, अब फलस्तीनियों को इंसाफ किए बगैर आज़ादी देना निज़ाम इंसाफ के खिलाफ होगा। नहीं तो क्या आप फरमा रहे, क्या किया जाए कि इजरायली जितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया मारने में, उन सबको ट्रायल करके खत्म किया जाए, सजाएं दी जाएं? जो भी जंग के आलमी कवानीन जी हैं जी। उनका नाम है जेनीवा कन्वेंशन। उस वो जेनीवा इजराइल के लोग हैं कन्वेंशन, ना, फलस्तीनी क्यों? तो नहीं है ना उसमें अच्छा, फलस्तीन की तरफ से ही मुजरिमीन है। बिल्कुल, याहिया सिनवार गजा लोगों के। को। अच्छा मैं अच्छा ठीक। आईसीसी को इसलिए सलाम पेश करता हूँ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट को इसलिए तो सलाम पेश करूं कि वो नेतन्याहू और युवाव गिलांत को वारंट गिरफ्तारी जारी करती है। पर जब वो कहे कि हमास के 4-6 लोगों ने जो ये किया है ये अच्छी बात नहीं है, मतलब बच्चों को मारा है, औरतों को मारा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है, इन पर भी वही कानून तो यकसां तौर पर नाफिज होता है। तो हर वो शख्स ठीक। जो ये हो फलस्तीनी, गया। उसके इसराइली, बाद, हाँ, उसके फिर बाद क्या इंसाफ होगा? दिया, फिर हो गया। फिर लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए, आजादी दे दी जाए। ये हो आजादी गया वही है इन जो मैं सबको, इन सबको। आजादी वही है कि उर्दन से लेकर समुंदर तक एक रियासत, यकसा कानून। नहीं नहीं नहीं, वो ये तो 2023 से पहले काल था ना, वो तो नहीं हुआ। अब आपने फरमाया कि जितने लोगों ने जराइम किए उन सबको करके 2023 फिर से वही। पहले, एक सेकंड सुन ले 2023, ना। यार जो मैंने कहा है ना उसकी आप वजाहत क्यों दे रही है, मैं मुझे ही देने देना। मैं नहीं दे रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूँ मेरे भाई अच्छा, मोहतरम। सवाल कर, ठीक। आपने ये फरमाया ना कि 2023 से पहले तो ये था, उसके बाद अब ये हो गया। इन सारे जंगी जराइम में मुलवस लोगों को जो
मजहब, अकीदा, नस्ल से बालतर हो कि जो भी मुजरिम साबित हो उसको उसी तरह सजा दी जाए जिस तरह से हुआ नाजी उनके साथ। उसके बाद फिर आगे फरमा रहे कि फिर एक रियासती हाल हो जिसके अंदर यानी एक सब लोग बराबर। जमहूरी, लिबरल जमहूरी रियासत हो जिसके अंदर बिल्कुल। जिसको अवाम वोट दे, चाहे वो यहूदी किसी बंदे को वोट मिले, नेतन्याहू को लोग वोट दे, या इधर कौन है आजकल हमास का, या यस, नहीं, या सिनवार को वोट देना हम, मतलब वो ऐसी, या इसवार हम कोट दे, या इस्माइल, हाँ, हाँ यानी किसी इस्माइल को भी हानिया वोट को दें। दे। बिल्कुल, या जिस तरह पाकिस्तान में है, यहाँ पर जिस पार्टी को, यहाँ तो चलो पार्टियों से नहीं, जहां पर जो हम एक मिसाली जमहूरियत की, मतलब हाँ आप मतलब हमेशा अमेरिका आगाज, में, आप हमेशा आगाज तो आइडियलिज्म से करते हैं, अमेरिका में भी मैं आइडियलिज्म नहीं। ठीक ठीक, तो अब ये तो दोनों, अब ये दोनों नामुमकिन में से ते हुण की होगा, ऐसे ही लड़ाई होती रहेगी, ये चलता रहेगा। अब आपने मुझसे पूछा कि इसका ठीक आइडियल हल क्या है, वो मैंने बताया। अब ठीक मुझसे पूछो कि ठीक। इसका अब जमीनी है, अब इसका आप ये भी पूछ सकते हैं कि शौहर साहब, जमीनी तौर पर इसका क्या हल है? मैं तो सिर्फ हल पूछा था ना, अब तो आपने फिर बता दिया, बट ठीक है, मैंने समझा हाँ, तो पूरा हो मैंने गया। आपको, हाँ, मैंने आपको आइडियल हल बता दिया है। जो अब जो ग्राउंड पर गैर रियलिटी आइडियल है हल वो, है, ग्राउंड पर रियलिटी ये है कि शमसुद्दीन, सच ये है कि अब दोनों मुल्क पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर आ चुके हैं। कबर एक है, मुर्दे दो हैं। मुड़ देते, कौन से दो मुल्क? ईरान और इसराइल। इसराइल, या तो ईरान में इतनी ताकत होगी कि वो मिसाइल मार मार के, मार मार के इसराइल को मजबूर कर दे कि वो ये शिकस्त तस्लीम करे कि भाई हम पीछे हट रहे हैं। और या ये है कि इसराइल मार मार के ईरान की इनकलाबी हुकूमत को इतना कमजोर कर दे कि वो खत्म ही हो जाए। नहीं। अभी ये हाशिर साहब ने भी ये बात कही, और गुज़श्ता एक गुफ्तगू में शोजब साहब का भी ये था कि इसराइल का ईरान पर हमले का कोई जवाज नहीं था, ये गैर मंतिकी था। लेकिन हाशिर साहब, मेरा नहीं नहीं, आपसे मैंने सवाल है, गैर और यही मंतकी नहीं सवाल कहा, मैं शोजब, मैंने गैर मंतकी नहीं कहा। मैंने आपको उसकी मंतक बताई है ना, मैंने आपको बताया कि इसराइल ने क्यों किया, मैंने आपको वजह ही बता दी इसराइल के पर्सपेक्टिव से। गलत या सही नहीं, बट इसराइल का पर्सपेक्टिव मैंने आपको दे दिया। और नहीं तो हमास आप ने, ये, और हमास ने अक्टूबर 2023 में हमला क्यों किया था, उसकी भी एक मनती की वजह है, उसकी भी कुछ। बिल्कुल है, मैं बट वो नहीं, मंतकी वजह बात ये ना, इन द हाइंड साइड हमें आज ये नजर आ रहा है कि वो मंतकी वजह ले, बेवकूफाना गलत थी और उसका नुकसान हुआ है। तो इसराइल हाशिर का साहब आप हमला इस भी हो सकता मंतिकी है, दो वजह को साल नहीं बाद हम मान ये रहे कहें ना, कि इसराइल का हमला भी गलत था, हो सकता है वो सही निकला है। तो वो तो हाइंड आप साइड इस में। मंतिकी वजह, आप इस वजह को नहीं मान रहे ना कि ये गलत कौन था, है? इसराइल का जो हमला था ईरान नहीं, पर। मैं देखिए, मैं असूली तौर पर इसकी हिमायत नहीं कर सकता। असूल की बुनियाद पर इसकी हिमायत नहीं की जा सकती। क्या किसी उसूल भी है वो? रियासत का दूसरी रियासत पे हमला जो है वो एजम्पशंस की बुनियाद पे नहीं होता। ठीक है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा देखिए, हूँ, जैसे जैसे इंडिया ने अगर पाकिस्तान पे हमला किया तो वो एजम्पशन की बुनियाद पे था ना। अब पहलगाम में हम मुलविस थे कि नहीं थे मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। बट जब एजम्पशन की बुनियाद पे, तो आप पाकिस्तान पे हमला नहीं कर सकते। तो नहीं, मैं अगर इंडिया पे अगर हमला पहलगाम में जस्टिफाई, इस पाकिस्तान मुलवस होता तो इंडिया का हमले का जवाब था ना आपके नजर, उसूली तौर पर। असूली तौर पे बन सकता है, यस, अगर हम जी मुलविस तो होते अब तो। हम, जी तो अभी हम जब इसराइल की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही इसराइली रियासत का क्याम हुआ तो अरबों ने चार जंगें लड़के उसके वजूद को खतरे के अंदर डाले रखा। अरबों ने फिर बाद में प्रॉक्सीज के जरिए उनका जीना महाल किए रखा। फिर ईरान पिछले 40 साल से प्रॉक्सीज के जरिए उनको मार रहे, कहीं हिजबुल्ला खड़ा करके, कहीं हमास की मदद करके, कहीं पर होशियों के साथ, और कई तरीकों से ना। तो उसके बाद भाई इसराइल तो बेचारा खुद मजलूम तरीन रियासत नहीं है आपकी नजर में, उसको हर तरफ से हमलों का खतरा है, तो वो अपने, उसने पहले डंग निकाल दिया। ये उसको खुदा की तरफ से खुसूसी मदद हुई इसराइल को, क्योंकि वो अल्लाह की चहीती कौम है। उसने वो सारे मशरिकी वस्ता से वो जिहादी और ये सारा खत्म किया ना। अब उसने कहा भाई ये शैतान, ये जो सबसे बड़ा इन सब का सरपरस्त बनाओ, उसको भी अटैक की। तो ये जितने प्रॉक्सीज के जरिए तंग किया गया, इसके पीछे ईरान था या नहीं? अगर ईरान था तो फिर तो इसराइल का बिल्कुल हमला जायज है इस पे, मैं आपको वही बता रहा ऐसा हूँ ना, नहीं है। इसराइल ने तो यही जस्टिफिकेशन बनाई है ना। लेकिन देखिए, इसराइल ने जस्टिफिकेशन ये बनाई नहीं है, मसला ये है। अगर आप ये नहीं, जस्टिफिकेशन हम बनाते, बना रहे हैं ना, हम तो नहीं नहीं, इसराइल, वो तो हम बना रहे हैं ना। इसराइल ने 2002 के अंदर नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल, ईरान जो है वो बस अगले महीने बम बना लेगा। ये यूएन की तकरीर है, ठीक है। उसके बाद 2008 में उन्होंने कहा बस 3 महीने रह गए, ईरान बम बना लेगा। फिर 2016 में उन्होंने कहा 2 महीने रह गए, ईरान बम बना लेगा। तो वो भेड़िया आया वो कर रहे हैं पिछले 2002 से लेके अब तक देख लेना, 23 साल से वो कर रहे हैं। वो भेड़िया आया नहीं अभी तक, अभी भी उन्होंने भेड़िए का कह किया है। लेकिन असल जो कहानी है, असल कहानी सिर्फ ये है कि दे वांट हमास एंड एवरीबडी हु सपोर्ट्स हमास टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ। एंड ऑफ द स्टोरी। ये कह के वो ईरान पे हमला कर नहीं सकते थे, तो बहाना उन्होंने कुछ और बनाया।
बिल्कुल ठीक। नहीं तो अगर यही में हम अगर इसको जवाब बना लेते तो आप बताए ना कि इसराइली आप पर्सपेक्टिव से जो यस भी दे आर, जिस आपका जो भी वर्ल्ड व्यू है उसके हिसाब से इसका जवाब नहीं बनता, बन जाता है, बिल्कुल बन या जाता है, ठीक नहीं। बिल्कुल बन जाता है, क्यों नहीं बनता। जी हम जी सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं करते। हमने अब नहीं, आप मुझे बताएं, हमने अभी चंद महीने पहले अफगानिस्तान के अंदर हमला किया, किया। किस बुनियाद बिल्कुल, पे किया? ये टीटीपी की बुनियाद में। अफगानिस्तान सॉवरेन स्टेट नहीं है, बिल्कुल है, बस। यही है जी। शोजब आप क्यों नहीं समझते इस बात को? हाशिर साहब तो इस बात को मान रहे हैं। इस बात को मैं क्यों नहीं मैं समझता। यही कि भाई इसराइल इसराइल के, ये मैंने आपको भी शायद उस दिन यही मिसाल दी थी कि टीटीपी की तरफ से हमले वहां से होते तो पाकिस्तान एक आजाद अफगानिस्तान एक आजाद मुल्क, उससे पाकिस्तान हमला करता है ना। तो इसी तरह यहाँ पर भी भाई इसराइल और आप सब बड़े खुश थे ना, जोश व खरोश में थे कि देखो किस तरह से हिजबुल्लाह ने नाक, अभी आपने अपनी गुफ्तगू में भी कई बार ये फखरी अंदाज से बताया। तो एक मुल्क को आप लोगों ने पिछले जब से वो मुल्क बना है उसके वजूद को खतरे मैं में तो डाल अगर रखा है, और प्रॉक्सीज मेरा के जरिए। तो मेरा उस असूली उस मौकफ जंग ये को है, निकालना उसका नहीं है। नहीं मेरा असूली मौकफ ये है कि फ्रॉम द रिवर टू द सी पैलेस्टाइन शुड बी फ्री। सारे जूस को सामान समेट के जहाजों पे चढ़ के ईस्टर्न यूरोप के, रूस के, और जहां जहां से वो आए हैं वहां वापस चले जाना चाहिए, और ये खित्ता वापस जिन अरबों का था उनको मिलना चाहिए। अब ये क्या, आपको पता है अब ये हिंदुस्तान में एक तहरीक थी जिसमें ये मुसलमानों के लिए भी यही कहा जाता था कि बिल्कुल अपने अपने समेटो बिल्कुल और चले जाओ। आप बिल्कुल। पाकिस्तान भी खत्म कराएंगे इस चक्कर में। नहीं, मेरा ये मौकफ 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन द ह्यूमन राइट्स की रोशनी में है। ये उसी तरह है जिस तरह नेल्सन मंडेला ने कहा था कि साउथ अफ्रीका में या तो बराबरी होनी चाहिए या गोरों को यहां से जाना चाहिए। जैसे रॉबर्ट मुगाबे ने रोडेशिया जिम्बाब्वे में कहा था या तो गोरों को जाना चाहिए, यहाँ बराबरी होनी चाहिए। जैसे कीनिया में ये कहा गया था या गोरे बरतानवी यहां से जाएं या बराबरी होनी चाहिए। मैं या तो यहूदियों को, ज़ायनिस्टों को, अर्ज मुकद्दस का जो तारीखी इलाका है फलस्तीन, वहां से वो निकले, और अगर वो वहां से नहीं निकले और वो वहां रहना चाहते हैं तो वहां एक ऐसी रियासत बनाई जाए जहां तमाम लोगों को एक जैसे शहरी हकूक हासिल हो, वो चाहे यहूदी हो, चाहे मुसलमान, चाहे द्रूज, चाहे ईसाई, जो कोई भी हो। लेकिन यूं एक अपार्थाइड रेसिस्ट रियासत बनाकर फिर उसकी जस्टिफिकेशन आप बाइबल से लेकर आए और आप मजहबी सुपरमिस्ट, नस्ली सुपरमिस्ट कहानियों की बुनियाद पर मकामी लोगों की जिंदगी के हक के, रहने के हक के, सियासत के हक के, जीने के हक के, सरजमीन के हक को जुटलाएं इसलिए कि आपके पास ताकत है। जाहिर है आप जीतेंगे, क्योंकि जब तक आपके पास ताकत है आप जीतेंगे। लेकिन यकीन जानिए कि कॉलोनियलिज्म का खात्मा भी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था। लेकिन वरना शोजब वरना साहब हिंदू, यही एक सेकंड यार शमसुद्दीन बात खत्म कर लेते। यही काम आप लोगों ने किया था ना इसराइलियों के साथ भाई। मुझे बात करने देना। हमें आजादी चाहिए थी बरतानिया से बाय हुक और क्रुक। तो भगत सिंह ने जो किया, आजाद हिंद फौज, वो हमारे जो बंगाली थे चंद्र बोस, बात सुभाष कर चंद्र, दो। उन्होंने जो किया, जो गांधी ने किया, जो नेहरू ने किया, जो जिन्ना ने किया, जिस किसी ने जो कुछ किया, वो सब कुछ उस एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए था कि निकलो हिंदुस्तान से। वो हम नहीं कर सकते थे और हम कभी आजाद ना होते अगर इस बीच में सेकेंड वर्ल्ड वार ना आती। और उस सेकेंड वर्ल्ड वार में कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया बरतानवी सल्तनत को, जबकि मुस्लिम लीग ने कहा कि हम मुसलमान फौजियों को ये कहते हैं कि वो बरतानिया के दिफा करने के लिए यूरोप और अफ्रीका में लड़ने जाएं। तो स्ट्रेटजीज पर इख्तलाफ किया जा सकता है, हालात वाकयात के अंदर इस तरह की चीजें हो सकती हैं, लेकिन जहां तक वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है वो यही था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को निकालना। उसके लिए वर्ल्ड वार टू एक किस्म का कैटलिस्ट किरदार अदा कर दी। मैं नहीं चाहता कि मशरिक वस्ता में कोई रीजनल वॉर हो जिसमें सारे मुल्क शरीक हो जाएं, लेकिन आप देखें अरब रियासतों पर डिक्टेटर नाफिज है अमेरिका की मर्जी से। बीच में 2013 में मिस्र में अब्दुल फतेह अल सीसी से पहले मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई। उन इंतखाबात को सबोताज करके हुकूमत उल्टने में किसका जोसेफ किरदार साहब है? आप एक दूसरी तरफ सेकंड निकल गए ना, एक ठीक। सेकंड ये बात मुझे नहीं है ना। मैं पहले पूरी बात करूंगा फिर आप बात करेंगे। ठीक ठीक है। ठीक। तमाम अरब मुआशरों पर इस्तेमार के बिठाए हुए डिक्टेटर काबिज हैं। कोई अरब मुआशरा इसराइल के वजूद को, अरब इसराइल के वजूद को अरब सरजमीन में बर्दाश्त नहीं करते। मैं भी बहुत सारे अरबों से मिलता हूँ, बहुत सारे अरबों यार इन्हीं अरबों ने 4 जंगें लड़ी है ना, इन्हीं अरबों ने अरबों ने 4 जंगें लड़ी है। फिर
मैं ये कहना चाहता हूं कि आइदर जूस शुड गो क्या बैक, करना था जहां उन्होंने? से वो आए, जहां से वो आए थे वो वहां वापस जाएं, या वो एक ऐसी रियासत आप में भी रहे। जहां से आए थे वहां वापस जाए ना फिर। आप भी जहां से आए थे आप लोग वही वापस जाए, हमारे हिंदुस्तानी ये सरजमीन को खैरबाद इस्तेमार, कहे। ये जो ईरान में जो डिक्टेटर बैठे हुए हैं खामनई की शक्ल में, ये भी इस्तेमार ने बिठाए हैं। ये ईरान में जो डिक्टेटर बैठे हैं, ये इस्तेमार से लड़कर आए हैं। अच्छा, इसका यानी लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो हाथ, तो डिक्टेटर की शर्त इस्तेमार नहीं रही ना फिर। हाँ, ये जो डिक्टेटर हाथों में डिक्टेटर है वो लिए, कहीं पे। हाँ, ये जो हाथों में लिए फिरता है बगावत का अलम, बादशाह को कत्ल करके बादशाह बन जाए, इसमें कोई दो राय नहीं। कि मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा था, शाह साहब छोड़ो यार, कैसी विलायत है फकी, ऐसे ही है जैसे शाह ने अमामा पहन लिया है। और मैं उस शख्स की बात का बिल्कुल एहतराम हमारे ना आज की बजाय हमारे अमामा है। अच्छा, हाँ, समझते ही हमारे ना, जब मैं स्कूल में पढ़ा करता था ना, तो हमारे एक बज़्म अदब होती थी। तो वहाँ पे दो मुकर्रर होते थे, एक मैं होता था और एक हमारे दोस्त होते थे, उसका नाम था इफ्तिखार, अल्लाह जाने वो कहाँ होगा अब। तो इफ्तिखार जो है ना, वो बहुत आला किस्म के मुकर्रर थे, बड़े तो वो बहुत जज्बाती तकरीर किया करते थे और उससे बहुत तालियां बजती थी। तो शोज़े भाई को देख के ना मुझे इफ्तिखार याद आ जाए अचानक। तो शोज़े भाई तालियां बजाने वाली बातें जो है ना वो बहुत अच्छी करते हैं, तो उसमें तालियां तो बज सकती ये हैं। हुआ है। मेरा मसला ये है कि मेरी बातों पे तालियां नहीं बजेंगी, लोग गालियां ज्यादा देते हैं। वो ये कहाँ तो से आई? तालियां तो शोज़े भाई आप बजवा लेंगे, लेकिन ये तालियां बजवाने की कीमत जो है ना, वो देखिए, जानों की सूरत, बिल्कुल। नहीं नहीं, वो जाने आपकी और मेरी मलकियत नहीं है ना। देखिए, ये जो अच्छा। बात आप कर रहे हैं ना, ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है कि आप लपेटें और चले जाएं और आप ये करें और वहां से निकल जाएं, और आप ऐसे, दुनिया ऐसे नहीं चलती। दुनिया कभी ऐसे नहीं चली। चली और ना, साउथ अफ्रीका में गोरे कहाँ गए? अरे यार, नेल्सन मंडेला को आपने, इस्माइल हनिया को नेल्सन मंडेला से मिला दिया, खुदा का खौफ करें आप। साउथ अफ्रीका के अंदर 7% गोरे थे। तो यहाँ पे इस वक्त इसराइली और अरब जो हैं वो बराबर बराबर हैं तकरीबन। तो वो नहीं जा रहे लगे वहां से, और इसराइली वो कंट्रोल कर रहे हैं उसको, हर उस फैसेट्स को। वो 7% गोरे थे वहां पे सिर्फ। वो अपार्थाइड स्टेट थी, मैं बिल्कुल मानता हूँ। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहा है। आपने तो मरवान ये गौती का नाम लिया मौजूदा तो इसराइल एक, अपार्थाइड नहीं है? सर मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो अपार्थाइड है या नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप नेल्सन मंडेला की तरह जिद्दोजहद करें तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ। आप इस्माइल हनिया की तरह जिद्दोजहद करेंगे तो मैं आपके साथ नहीं खड़ा हो सकता। मैं तो यासिर अरफात को आप नहीं मानते किसी तरीके से, कोई एक वो एक? मैं यासिर अरफात को एक बेहतर आदमी मानता हूँ हमास की निस्बत, बट यासिर अरफात भी कोई आइडियल चॉइस नहीं था। फलस्तीनियों को कोई ऐसी आइडियल नहीं मिली सिवाय एक आधे बंदे के जो अभी भी जेल में है, वो अलग बात है। जो वाकई फलस्तीनी कौज से मुखलिस होता, अपनी सियासत से मुखलिस ना होता। हमास जब हर रमजान में सुनिए, अब आप देखें ना, एक आप, अब ये आप ज्यादती कर नहीं रहे हैं बोलूंगा, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। ना। शमसुद्दीन को तो आपने डांट के चुप करा लिया, तो नहीं, मुझे ना डांटिएगा मैं प्लीज। चुप रहूंगा। मैं डर जाता हूँ बहुत जल्दी, मेरी उम्र हो गई है। दिल, ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर वगैरह नहीं की सर, वजह ये से। मेरा क्लास फेलो ना होता तो ये मैं बेतकल्फी ना करता। तो खैर, वो नहीं, मैंने उसको डांट खाते देख के मैंने इबरत पकड़ी है, तो मैंने कहा पहले से मैं अपने आप को जो है वो कर लूँ, तो आपने मुझे भी डांट दे रहे। तो वो, नहीं, आप तकरीर तो माशाल्लाह, मतलब मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, उसमें तालियां बजने वाली बातें भी बहुत होती हैं। रियल लाइफ ऐसे काम नहीं करती। ये आपको भी मुझे पता है कि ज्यूज नहीं जाएंगे। ये आपको भी मुझे पता है कि जो बात आप एपार्थाइड की कर रहे हैं ना, वो बहुत अच्छी बात है। मैं बिल्कुल उसके 100% उससे इत्तेफाक करता हूँ कि इक्वल राइट्स होने चाहिए, इक्वल राइट्स खड़े होने चाहिए, हमें उसके लिए बात करनी चाहिए, उसके लिए सियासी जद्दोजहद करनी चाहिए। वो सियासी जद्दोजहद रॉकेट चलाकर नहीं हो सकती। जब आप हर रमजान में रॉकेट चलाते हैं, जो पिछले 23 साल से हमास चला रही है, और 2 रॉकेट चला के आप, बल्कि वो जिस तरह 50 रॉकेट चला के उन्होंने 24 बंदे मारे, तो ये 24 रॉकेट चला के एक बंदा मारते थे, और उसके बदले वो फसलों की वो फसल कटती थी, जिसको ये कह रहे हैं 9,000 फलस्तीनी मार लिए हमने। इस दफा उन्होंने 1,200 रॉकेट चला दिए, उसके बदले 60,000 बंदे मरवा लिए। तो आप देखिए, एक असूल है साइंस का कि आप एक काम करें, उसका एक नतीजा निकलता है, दूसरी दफा करें फिर वही नतीजा निकलता है, तो आप ये नहीं कर सकते कि तीसरी दफा में करूंगा उसका नतीजा मुख्तलिफ निकल आएगा, वही नतीजा निकलेगा। तो ये आप हरकतें करके देख चुके हैं, पिछले 25 साल से एक ही नतीजा निकल रहा है, सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो रहा। तो भाई स्ट्रेटजी बदल के देख लेना। मैं बिल्कुल आपकी बात से मुत्तफिक हूं। ज्यूज यहां से नहीं जाएंगे, ये तो होने नहीं लगा, नामुमकिन बात है। आपने, आप अगर कभी उस चीज पे गौर कर लेना जिस चीज को आप सब लोग बिल्कुल अपनी जज्बाती तकरीरों में इग्नोर कर जाते हैं, शमोन पेरेज स्पेस पीस एंड इनोवेशन सेंटर है, ठीक है, तल अबीब के अंदर। आप उसकी वेबसाइट देखिएगा और वहां पे जाके देखिएगा कि वहां काम क्या हो रहे हैं, किस किस्म के हो रहे हैं। दुनिया भर के जो टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो इसराइली टेक एंटरप्रेन्योर्स हैं, वहां पे काम कर रहे हैं। मैंने उसमें से 8 प्रोजेक्ट एक दिन बैठ के स्टडी किए थे अपने एक दोस्त के साथ, जो आप ही की तरह बहुत जज्बाती है फलस्तीन के मामले में।
उसने वो 8 प्रोजेक्ट देख के कहा, उसने कहा ये ज्यूज तो यहाँ से नहीं जा सकते, ना अरब अगले 800 साल में इन्हें यहाँ से निकाल सकते हैं। क्योंकि आपकी जो दुनिया जिन चीज़ों के ऊपर चलनी है, उन्होंने उनको पता है किन चीज़ों के ऊपर चलनी है। दे हैव बिकम द टेक्नोलॉजी लीडर्स इन द वर्ल्ड एंड दे रिमेन देयर। आप जो सोच नहीं सकते, जो अमेरिकन रिसर्चर सोच नहीं सकते, वो वहां पे काम हो रहा है। एंड इट्स स्टिल कॉल्ड पीस एंड इनोवेशन बिकॉज शमून पेरेज वाज अ डिफरेंट मैन। नेटर सेंटर आप देखें उनका एग्रीकल्चर का, आपकी और मेरी तबीयत साफ हो जाएगी। पाकिस्तान में हम जिंदा हैं आज इस वजह से कि हमने डॉफ वीट जो है हमें दुनिया ने इजाद करके दे दी थी। वो ना इजाद हुई थी तो पाकिस्तान भूखा मर रहा होता आज के दिन। आज तक हम उसके बाद डॉर्फ वीट के बाद कोई हाई जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीज इस मुल्क के लिए तैयार नहीं कर सके। हमारी यील्ड दुनिया में पर हेक्टर सबसे कम है। हम कहते हैं अपने आप को ज़रूरी मुल्क हैं, पर हेक्टर सबसे कम यील्ड है दुनिया में हमारी। तो हम जिंदा नहीं रह सकते भाई। जिंदा रहने के जो अब लवाजमात हैं दुनिया के, वो बदल गए हैं। ये वो तीरों तफांग और तलवार वाली और जज्बा ईमानी वाली दुनिया नहीं रही। ये कोई और दुनिया है। एक बंदी बैठती है नवाडा के एक कंटेनर के अंदर, एक ड्रोन उड़ाती है और पूरा शहर खत्म हो जाता है। ठीक है, वो 17 साल की बच्ची, 18 साल की बच्ची है, जो आम हालत में आपसे, अब आप जितने जोर से आप तकरीर करते हैं, वो इसको देख के वो डर जाए। तो वो तो मारने वाली बात तो और है। तो हम जो बातें करते हैं ना कमजोर औरत की, वो दुनिया आगे निकल आई है, दुनिया बदल गई है। तो ज्यूज वहां से नहीं जाने लगे, ये आप भूल जाएं। ये आप अगले 100 साल छोड़े, अगले 1000 साल तकरीरें करते रहे, नहीं जाएंगे वो यहाँ से। आपकी दूसरी बात बिल्कुल मुनासिब है और बिल्कुल सही है, और मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अपार्थाइड स्टेट नहीं होनी चाहिए। किसी स्टेट में किसी को दूसरे दर्जे का शहरी नहीं होना चाहिए। मैं इजरायली अरब से मिला हूं, मुझे नहीं पता आप मिले हैं कि नहीं मिले। मैं कई इजरायली अरब से मिला हूं, मैं उनकी तंजीमों के नुमाइंदों से मिला हूं। वो अपने आप को सेकेंड रेट सिटीजन नहीं समझते। दे डोंट, नन ऑफ देम डू। जो इसराइल के अंदर 20 लाख अरब रहते हैं, जिनके नुमाइंदा पार्लियामेंट्स के अंदर भी मौजूद हैं, जो मगरबी किनारे में रहते हैं, जो गजा में रहते हैं, वो बिल्कुल अपने आप को समझते हैं और समझना चाहिए भी, क्योंकि उनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। वो सलूक चेंज होना चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। उनको वो हकूक मिलने चाहिए जो इसराइली अरबों को मिले। और यस, आइडियली स्पीकिंग एंड प्रिंसिपली स्पीकिंग एज वेल, in 10 years time, in 20 years time, in 30 years time, we should have a state where we will not differentiate between people on the basis of their race, their creed, their color or their religion, which we do right now. Yes, we need to fight for that, but uski fight rocket se nahi hone lagi, उसकी फाइट हमास से नहीं होने लगी, उसकी फाइट हिजबुल्लाह से नहीं होगी, उसकी फाइट दहशतगर्दी से नहीं होगी। आपने करके देख ली है, आपने भुगत ली है, आपने बच्चे मरवा लिए हैं। लेट्स थिंक ऑफ अ बेटर स्ट्रेटेजी नाउ। वो आप सोचने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं मैं वापस जाऊंगा फिर बम चलाऊंगा। तो भाई अगर यही है तो फिर चलाते रहे। मैं भी यहीं बैठा हूं, आप भी यहीं बैठे। मेरी जिंदगी में आप इस स्ट्रेटेजी से चेंज कर लें तो आप जो कहेंगे, जो चोर की सजा हो मेरी। आशीष साहब, मैं श्रद्धा साहब, मैं आखिरी दो सवाल मैं करना चाहता हूँ आप दोनों से। एक तो ये कि रिजीम चेंज के बारे में हाशिर साहब ने शुरू में ही कह दिया कि किसी और मुल्क की मुदाखलत से ये नहीं होना चाहिए, और शोजब साहब भी इस बात से इत्तेफाक ही करते हैं। तो लेकिन ये तो आप सब मानते हैं ना कि इंसानी हुकूक की तमाम उसकी खिलाफ वर्जी ईरान के अंदर है और बाकी अरब ममालिक में भी है। लेकिन ईरान के अंदर कम से कम जैसे महसा अमीनी और इससे पहले कुछ तहरीकें उठी, तो वहाँ की स्टेट ने बहुत बुरी तरह उनको कुचल दिया, और मुजाहिदीन खलक के लोग जेलों में है, तोदा पार्टी के लोगों को बहुत अच्छी तरह। और अभी जो भी कोई आवाज उठती है तो उनको, तो वहां तो कोई इम्कान नहीं है ना वहां के अवाम बेचारे के पास। तो अगर उस सूरत में कोई बैरूनी मुदाखलत हो जाती है और वहां के मजलूम, मकहूर, दबे हुए लोगों को अगर उठ खड़े होने का मौका मिलता है, तो ये गलत क्यों है आप लोगों की नजर में? मैं जवाब दूं या शोजिब देना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, मैं आप बोले, मैं सुनूं। अच्छा देखिए, गलत क्यों है मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। आप एक एग्जांपल आप सऊदी अरब की देख लें। सऊदी अरब में आपने देखा एमबीएस ने बेशुमार चेंजेस लाया है पिछले दौर में, जो हम लोगों को बहुत अच्छी लगी हैं यहाँ पे। और चूंकि मेरी जो फिलॉसफी है मुझे तो बहुत अच्छी लगनी चाहिए, बट मुझे लगता है कि वो बहुत सुपरफिशियल चेंज है। वो बहुत एक सतह के ऊपर तब्दीली है। जो सुपरफिशियल चेंजेस होती है ना, वो रियासतों का डीएनए चेंज नहीं करती। रियासतों का डीएनए एवोल्यूशन से चेंज होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है। जो शाह के खिलाफ तहरीक थी जब ये हुआ, उसकी सरबराही मुल्लाओं के हाथ में नहीं थी, बेसिकली सोशलिस्ट के जी हाथ में थी उस वक्त। मुल्लाओं ने तो हाईजैक जी की। जब हाईजैक कर ली तो उन्होंने 2 दिन के अंदर उन्हें मिल गई वो क़यादत, और वो खुमैनी साहब भी आ गए, जो कि अल्लाह शुक्र, अल्लाह उस वक्त भी इस्तेमार के मेहमान थे। फ्रांस भी तो इस्तेमारी कुव्वत है ना। ये कोई नहीं बात करता कि वो भी इस्तेमार के मेहमान थे इतने साल। इस्तेमार पागल है, उन्हें मेहमान रखता है। तो ये मोहरे होते हैं।
वो आप यूज करते हैं। देखिए, डिस्टेबलाइज मिडिल ईस्ट जो है ना, वो बाज औकात किसी दौर में शायद, जिसको आप सो कॉल्ड इस्तेमार कहते हैं, उसके मफाद में होता, अब नहीं है, इस वक्त नहीं है। और अब वो चेंज कर रहे हैं अपनी स्ट्रेटजी को इसको स्टेबलाइज करने की। क्यों? उन्होंने डिस्टेबलाइज करके देख लिया, उसके नतीजे भुगत लिए। उसके नुकसान जितने इस खित्ते ने उठाए, उतने ही नुकसान उन्होंने खुद भी उठाए। सो दे आर नाउ ट्राइंग डिफरेंट वेज। हमारे अल्लाह का शुक्र है लेफ्ट के लोग हैं, वो नहीं मानते, तो मैं उन्हें मनवाना भी नहीं चाहता, वो मानेंगे भी नहीं। लेकिन जो रजीम चेंज है, जो आप बात करें ना, मखूर अवाम है, और ये हमने पिछले कोई कम से कम 5-6 साल में देखा है कि वो अवाम जो है, उनकी आवाज ताकतवर से ताकतवर होती चली जा रही है। जी। औरतों ने अपनी आजादी लड़के किसी हद तक बड़े शहरों में ले ली है। उसके लिए अमेरिका की जरूरत उन्हें नहीं पड़ी, जी उन्होंने खुद कर ली है। तो बिल्कुल। ये बिल्कुल मुमकिन था कि शायद इसमें 10 साल लग जाते, 15 साल लग जाते, 20 साल लग जाते, बट ईरानी खुद इस रजीम को चेंज आजाद करवा लेते। लेकिन अमेरिका आके चेंज करेगा तो कोई फायदा नहीं होगा भाई। जिस तरह करके हाईजैक उल्टा। उस वक्त हुआ था, इस वक्त हाईजैक होके अब रजा पहलवी को बिठा देंगे, फिर एक सवाक बन जाएगी, फिर एक तमाशा शुरू हो जाएगा। फिर 10 साल बाद हम कह रहे होंगे देखें वो रजीम तो शायद वही अच्छी थी। तो मैं इस वजह से उसे नहीं, इतफाक नहीं करता। रियासतों तो को डीएनए आपको की सतह पे आपने एड्रेस करना होता है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह हमारे यहाँ इंडिया के मोदी जी की हरकत से हाफिज साहब को बहुत फायदा हुआ, तो क्या इस हमले से और ये सब कुछ से वहां के खामनाई साहब को फायदा होगा, खामनाई रिजीम को, मुल्लाई रिजीम को? अगर बच गए तो फायदा होगा। नहीं नहीं, चलो। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, ठीक जी कह रहे हैं, जी वो जी। ठीक, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर बच गए तो फायदा होगा, क्योंकि फिर वो तस्वीर, सैकड़ों तस्वीरें और मिल जाएंगी चौकों पे लगाने के लिए। हाँ, बच गए हाँ, तो फायदा होगा। फायदा ही फायदा तो है भाई। पता है क्या होता है, पता है क्या होता है? खान साहब को जब आपने हटाया ना, इमरान खान साहब को, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, जी तो आपने उन्हें जी एक दिन जी में जी। सियासी शहीद बना दिया। हाँ। 2 साल और काम कर लेने देते तो शायद हो सकता है पीटीआई खत्म हो जाती अपनी वो मतलब। लेकिन आशीष साहब, ऐसा नहीं है। यहाँ पर तो देखा ना, ईरान के अंदर तो 40 साल 43 साल से ये लोग मौजूद है ना इक़्तिदार में, सारा कुछ। तो वहाँ के अवाम को ये नहीं कि दो चार इजराइल के या अमेरिका के हमले से वहाँ के जो लिबरल्स है, वहाँ के जो सोशलिस्ट हैं, वहाँ के जो बिल्कुल देहरी है, बहुत सारे लोग अब तो बिल्कुल ही मुलीद हो चुके हुए ना, बल्कि जो लेकिन वो अक्सरियत अब रिपोर्ट्स ईरान वगैरह में इसके नहीं है, वाले। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं। नहीं, इसमें तो जो इतनी जो अक्सरियत influential निकल भी तो figure, नहीं गई होगी ना। जो इसमें बहुत इंफ्लुएंशियल फिगर है, वो मेन लैंड ईरान में अब मौजूद नहीं है। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, जो हार्ड कोर लेफ्ट है, या हार्ड कोर एथियस्ट हैं, या लिबरल्स हैं, वो उस सोसाइटी से बहुत पहले मुराजियत कर गए थे। वो बाकी दुनिया में बैठ के बात कर रहे हैं। और वो हो सकता है ईरान वापस आते, और जिस तरह खुमैनी साहब किस दिन वापस आए, इस तरह ही वापस आते। लेकिन अब आपने गड़बड़ कर दी है थोड़ी सी, ये थोड़ी मिसकैलकुलेशन है मेरे हिसाब से। मतलब, बट ठीक ठीक। नहीं आहिर साहब, इसी जी शहजाद सिस्टम के साहब। अंदर के लोग ऐसे हैं। मसलन महदी करोबी जो ईरानियन स्पीकर थे, वो इस्लाम पसंदों के नुमाइंदे जेल में पड़े। मीर हुसैन मूसवी, वो जिनकी ग्रीन मूवमेंट थी ओबामा के जमाने में, जो उठे थे, और फिर वो ओबामा ने फारसी में तकरीरें करवा के ईरानियों से बातें की थी। मुझे कभी कभी लगता है कि अजीब लोग हैं। ईरान में अवाम की तहरीक उठती है और अच्छा खासा वो बैकफुट पे जाती है रजीम। विलायत फकीह वाली, खामनाई साहब वाली, पासदारान इनकलाब के लोग जाते हैं बैकफुट पर। फिर अचानक से अमेरिका तकरीरें करना शुरू कर देता है, कहीं तोड़े नाल आ, कहीं तोड़े नाल आ। वो उनकी लिजिटिमेट मूवमेंट की मावे नेक कर देते हैं। अभी जन जिंदगी आजादी, महासा अमीनी की मौत से तहरीक शुरू हुई। वो तहरीक पॉपुलर थी, हजारों लोग उसमें मारे जा रहे थे, हजारों लोग अपने आप को जेलों में। ईरान का फुटबॉलर पकड़ा गया, ईरान के गाने गाने वाले पकड़े गए, ईरान के यूनिवर्सिटी प्रोफेसर पकड़े गए। वो सुअर का बच्चा नेतन्याहू जो है, वो ईरान इंटरनेशनल के चैनल पर आकर कहता है कि वी आर विद यू इरानियन पीपल, और आई नो यूर स्लोगन जन जिंदगी आजादी, व्हाट अ ब्यूटीफुल स्लोगन इट इज, एंड देयर इज नो नीड टू से एनीथिंग बियॉन्ड दैट, वी विल अचीव दिस। उसी वक्त उन्होंने कहा ये इसराइल दे नहीं, तो एजेंडा। इससे तो ये लग रहा है ना कि इसराइल और अमेरिका दोनों की ख्वाहिश है कि ये मुल्लाई रिजीम ही रहे, बस। ये यहाँ पर कोई तरक्की मैं यही अब पसंद, कोई मैं अच्छे बस यही काम कर। सुनना चाह रहा मेरा था मेरा कि मेरा एक मेरा साजिश बिल्कुल पूरी यही, मेरा यही ख्याल है, कि किसी भी अरब या मशरिक वस्ता के मुल्क में जेन्युइन डेमोक्रेसी, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस या असेंबली बनेगी, वो कभी फेवर नहीं करेगी ना अमेरिका के हक में और ना इसराइल के वजूद के हक में। तो ये चूंकि तारीख में खून इतना डाल दिया गया है, इसमें ज्यादती इतनी कर दी गई है, और ये गजा की जंग के बाद मैं लाहौर। इससे एग्री नहीं करता सर। आशीष साहब मैं देखिए, अरब आशीष अरब साहब ये ममालिक मैं मैंने अरब ममालिक मैंने देखे हैं, मैं लोगों से मिला हूँ।
लोग अब थक गए हैं, लोग इंटरेस्टेड नहीं है, लोग इसराइल से कोई, जो हम समझते हैं ना जिस तरह अरब नफरत करते हैं, हम शायद ज्यादा नफरत करते हैं, अरब नफरत नहीं करते अब उतनी। बावजूद इसके कि बाकायदा हम निसाब में नफरत पढ़ाते हैं अरब ममालिक के अंदर, बेशुमार ममालिक के अंदर। मैंने वो निसाब भी स्टडी किया क्योंकि मेरा ये सब्जेक्ट है करिकुलम का, मेरे पास चीज़ें भी पढ़ी हैं, मैं कभी आपको दे भी दूंगा। तो वो तो बाकायदा निसाब के अंदर बड़ी खौफनाक किस्म की शदीद नफरत पढ़ाई जाती है। बट उसके बावजूद जो इसराइल से नफरत का जो सौदा बेचते रहे हैं ना 40-50 साल, वो अब दम तोड़ रहा है। लोग तंग आ गए, लोग बोर हो गए इससे। लोगों के नज़दीक और बेहतर चीज़ें हैं अब इससे बात करने वाली, अरब ममालिक में कम से कम यही है। ईरान की हद तक भी मुझे लगता है शायद ऐसा ही होगा। पाकिस्तानी जितने बेवकूफ़ हैं उतने बेवकूफ़ जरा सा दुनिया में हमें कम मिलते हैं पर कैप, पर थाउजेंड। तो हमें जो है दूसरों के किस्सों में मामा बनने का बहुत शौक होता है। वजीरिस्तान में हमें कर्फ्यू लगाना है, पारा चिनार में हमसे अक्टूबर से रास्ते नहीं खुलवाए जा रहे, गजा की क्रॉसिंग हमने खुलवानी है। तो बस अच्छा, क्या हाशिम करें। साहब, मैं इसी पर एक सवाल फिर अगला वाला पे जाऊंगा, आखिरी सवाल। कि ये तो शोजब साहब ने भी, आपने, हम सबको ये नजर आ रहा है ना कि जब इस तरह की गैर मकबूल कोई हुकूमत जो है उसको बाहर की मुदाखलत से उसको हटाने की कोशिश की जाए, या जैसे खान साहब ने तो एक नारा ही दिया था ना कि अमेरिका ने किया, हालांकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं था शायद, या होगा भी तो पब्लिक के सामने ऐसी चीज नहीं थी। तो उस सूरत हाल में वो हुकूमत या वो लीडर मकबूल हो जाता है, तो क्या इसराइल और अमेरिका, एक तरफ तो वो ईरानी रजीम और मुल्लाओं से तंग है और उनको हटाने की ख्वाहिश है, और दूसरी तरफ उनको इतनी अकल नहीं थी कि हम ये हरकत करेंगे, ये बात करेंगे तो इसका नतीजा ही निकलेगा, तो ये तजाद क्या है इसमें? हम सब ये ना, ये है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। मेरा एक मसला है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के ऊपर ज्यादा वक्त जाया नहीं करता। मिसाल के तौर पे शोजेब साहब को पता होगा इस बात का कि बहुत अरसा ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी चलती रही कि हमास इसराइल ने खुद बनाई है, ठीक है, और सिर्फ इसलिए बनाई है कि पीएलओ का जोर तोड़ा जा सके, और फिर उनके हाथ से निकल गई। जी। हो सकता है ठीक हो सकता है ना हो। मुझे हाँ, तो सीआईए वाले मेमो भेजते नहीं है, तो मुझे पता नहीं चलता है ऐसा ना, क्योंकि सीआईए वाले मुझे इतना काबिल एतमाद नहीं समझते। नहीं समझता। सिर्फ डॉलर शॉलर भेज देते हैं मेरे रुपये हाँ, अकाउंट के अंदर वो, लेकिन मेमो नहीं भेजते मुझे कोई। मशवरा नहीं करते आपके तो साथ। बाकी फेसबुक इन्फ्लुएंसर्स को वो मेमोज भेजते हैं ना। ये अब कल एक आप शायरी मुझे आगे बता रही थी कि वो जो दहशतगर्दों की लिस्टें सीआईए ने आईएसआई को दी हैं, वो बताएं, वो भी तो बताएं ना लोगों को। तो मैंने उन्हें बताया कि मैं नहीं आईएसआई के लिए काम करता, ना सीआईए के, और सीआईए के लिए भी अब नहीं करता, अब रिटायर हो गया हूँ। तो लेकिन नहीं, वो नहीं मानी। तो वो तो मुझे नहीं पता। तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। बादियों नजर में ऐसा लगता है कि इसका फायदा ही है उन्हें, क्योंकि बाज़ औक़ात ना एक बदमाश की लेजिटिमेसी भी इस पे मुनहसर होती है कि कोई हो जिसे वो हर थोड़े अरसे बाद मार कोई के विलन भी रहे, कोई वो विलन भी अपनी रहे वो एक बदमाशी कहानी। दिखा सके। अगर सारे अच्छे बच्चे बन जाएंगे तो बदमाश बेचारा कहेगा अब मैं मारूं किसको। हाँ, तो सही। पॉसिबिलिटी है, बट इट्स अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। आई डोंट हैव पॉसिबिलिटी, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल। ऑफ प्रूफ टू जस्टिफाई दैट। थैंक यू। मैंने आपसे पहले भी दो अहले इल्म से इसी मौजूद पर गुफ्तगू की, तो मैंने उनके सामने भी ये सवाल रखा है। मैं आपके सामने, आप सब लोग जब इस तरह की बात आती तो फौरन वो इसराइल जालिम जाबिर और फलाना ये कर रहा है, ठीक है, लेकिन क्या इसके अंदर आप ये नहीं देखते कि उसके चारों तरफ के ममालिक जो वहां पर मौजूद हैं, वो ना सिर्फ ये कि उसके वजूद को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि कुछ लोग तो उसके वजूद को, खात्मे को अपने ईमान का हिस्सा बनाया हुआ है। आप अपने बच्चों को पहली क्लास से जिहाद की तालीम देते हैं और उसके अंदर ये बताते हैं कि ये इसराइल, इसके खिलाफ लड़ना, इसको नुकसान पहुंचाना, इसको सब हस्ती से मिटाने के लिए पैसा लगाना, वक्त लगाना, असलहा लगाना, ये आपके दीन का तकाजा है। तो वो मुल्क जो है वो तो हर वक्त हालत जंग में ही है ना वो बेचारा। तो आप लोग इस हवाले से इसराइल को कोई रहमदिली आप लोग नहीं दिखा सकते, आप देखिए स्कॉलर्स, अहले इल्म हजरात? देखिए बात असल में ये है कि आप जैसे आपने सवाल किया, मैं उसको एक जवाब दे दूं कि एक टेबल पर 6 लिख दें। हम्म, मैं या आप एक टेबल पर 6 लिख दें, मेरे लिए वो 6 होगा, आपके लिए वो 9 होगा। ठीक है। तो ये इसका मैंने बिल्कुल आप समझ लें आसान अल्फाज में हल निकाल दिया कि आप कहते रहिए वो किस तरह सोच रहा है, ये भी आपकी, ये मतलब देखें, ये भी आपकी सोच पर मुनहसिर है कि जैसा आप सोच रहे हैं वैसा वो सोचे। तो देखें ये तो नहीं, ज्यादती हो गई ना। नहीं, मैं अपने आप को इसराइल की जगह रख के सोचता हूँ ना, कि अगर मैं इसराइली रियासत हूँ, पर अब मैं, पूरे दुनिया से हम लुटे फुटे, इतनी नस्ल कुशियों की बात, हमें एक छोटी सी जगह मिली थी, चलो हम वहां तामीर तरक्की सब कुछ कर रहे। आते ही पहले तो आपने कहा भाई इनको यहाँ रखना नहीं है, फिर आपने हमें ना रखने के लिए मुसलसल 4 जंगें हम पर मुसलत की, फिर उसके बाद आपने मुस्तकिल पिछले 75 साल से प्रॉक्सीज के जरिए हर तरफ से कहीं ना कहीं उनपे कुछ ना कुछ इसराइल के साथ हो ही रहे ना, आप गुलेल से मारे, बंदूक से मारे, मिसाइल से मारे, हो रहा है ना ये सब कुछ।
तो मैं अगर अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखता हूँ, तो मैं तो अपने आप को बिल्कुल मजलूम समझ रहा हूँ। और मैं ये समझ रहा हूँ ये सब के सब जालिम हैं, जिनको तालीम ही ये दी जा रही है कि इसको मुझे खत्म किया जाए, तो मैं तो ऐसे सोचूंगा देखें ना। देखें आप जो बात कह रहे हैं कि अगर उस परसेप्शन से देखें कि इसराइली परसेप्शन क्या है, कि जिस तरह से अरब ममालिक या सारे अजम ममालिक जितने जिस तरह से इसराइल के वजूद को देखते 70 साल बाद भी, तो देखिए अपनी जगह पे वो जिस जगह सोच रहे हैं कि भाई जिस तरह से ये कर रहे हैं उस तरीके से उस मामले के अंदर भी अगर वो ये बात कहें कि हमारे वजूद को खतरा है, लेकिन जिस तरह से जो इसराइल के साथ एक बड़ा क्वेश्चन होता है मामले के, कि वो ये होता है कि जिस तरह से वो उसका जवाब देते हैं वो इंतहाई बेरहमाना होता है, जिस पर मुसलमान ममालिक तो छोड़ दें, यूरोपीय ममालिक भी बोलते हैं कि भाई आप औरतें, बच्चे, अस्पताल, इन सबको भी आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप समझ लें चंगेज खान स्टाइल ऑफ वॉर में आप आ जाते हैं, मंगोल के बस वो सहराय वहां से उठे मंगोलिया सही। से और फिर ताज करते हुए जलाते हुए खोपड़ियों का मीनार बनाते हुए आप आ गए। मतलब जो एक रिवायती तौर पर जो जंगें हैं, ठीक है, आपकी बात सही है कि भाई वो उसमें खौफ में मुब्तला हैं या उनके साथ ये सारे मसाइल 70 साल में रहे हैं, लेकिन वो जिस तरह से फिर उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं, जवाब देते हैं जिस तरीके से, तो वो फिर नहीं तो बाकायदा उन्होंने तो नस्लकशी करना शुरू कर देते हैं। नहीं, उन्होंने तो आपसे प्यार मोहब्बत के साथ भी तो कोशिश की है ना, कितने मर्तबा कि भाई प्यार मोहब्बत से हम इस मसले को हल करें, उसमें भी आप लोगों का बिल्कुल ही वो नहीं होता। आपसे मुराद यानी जो इस नैरेटिव के रोक है, तो वो देखें क्या करे भाई वो। अभी भी देखें बात यह है कि अभी भी मुज़ाकरात तो चल रहे थे, सऊदी अरब और सारे जो उसमें कतर और सारे जो अरब ममालिक है मिडिल ईस्ट के, वो इस बात को तय कराने की कोशिश कर रहे थे कि अब इस किस्से को खत्म किया जाए। यानी कि आप ये समझ लें कि अब उन्होंने अंदाजा ये लगाया कि ये किस्सा अब लंबा नहीं चल सकता। उसमें ठीक एक है। आखिरी आखिरी किरदार मेरा ख्याल है कि अब सिर्फ ईरान ही बाकी बचा था, चाहे वो मसले की बुनियाद पे हम्म। था या वो आप समझ लें कि आप कहिए कि मजहबी जो बुनियादें उसकी थी, कि एक तरफ सऊदी अरब में इंतहाई मजहबी नुक्ता नजर की हुकूमतें रही हैं पहले, एमबीएस तो ऐसे नहीं है, और एक तरफ ईरान, यानी दोनों एंड जो थे, यानी एक मजहब फिरका एक अलग स्टाइल का था, दूसरा मजहब फिरका एक अलग स्टाइल का था, बिल्कुल यानी समझ लें कि दो एंड्स जो थे वो बहुत ज्यादा वो उस तरीके के थे कि जो मतलब समझ लें कि आप क्या उस इंतहा पसंद, आप उसे कहें कि इंतहाई सही। रिजिड रिजीम दोनों तरफ थी। लेकिन आप देखें कि वहां एमबीएस आए और फिर उन्होंने सऊदी समाज को खोलना शुरू किया और उन्होंने कहा भाई हम वो रियासत का ऐसे मामला आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने औरतों की आजादी और जो बात की। और देखें ऐसी ही आप अगर टाइमलाइन देखना शुरू करें तो ऐसी ही बात बिल्कुल ईरान में शुरू हुई कि औरतों के मुजाहरे होने शुरू हुए, कि वो एक मामला हुआ कि भाई आप इस समाज को कुछ खोलें, कुछ उसको स्पेस दें इस मामले में। और अब देखें ये इस अटैक के बाद ये बात खुल के सामने आने लगी कि ईरान में रिजीम चेंज की जाएगी। आप टाइमलाइन देखें कि सऊदी अरब से इस मामले में कि जब एमबीएस ने आहिस्ता आहिस्ता सऊदी जो हुकूमत का तरीक़ाकार था उसको इंतहाई मजहबी से लिबरल या आज़ाद ख्याल या इंडिया तक से बुला के अदाकारों को और इनको उनको मस्जिद नबवी के बाहर दौरा करवाया और सब कुछ हुआ, इस पे बड़ा तनाज़ा हुआ, मामला हुआ। तो आप ये देखें उसके साथ साथ ईरान में भी मुजाहरे शुरू हुए, औरतों की तरफ से होने शुरू हुए, यानी इंटरनली आप ये समझ लें कि अगर देखा जाए तो देखें बैरूनी हमला तो हुआ है, ये बिल्कुल बात है कि ईरान अपना दिफा कर रहा है, लेकिन अगर आप इसको इस नजर से देखें कि असल शुरुआत जिसमें टॉप लीडरशिप ईरान की गई है वो तो इंटरनल हुआ ना हमला, जी है अंदर से सही। हुआ है, अंदर से वीकनेस हुई है, इतनी बाहर से नहीं हम्म। हुई जितनी अंदर से हो गई। तो आप ये देखें कि इस खत्ते के अंदर ईरान का असल इशू जो अब खुल के सामने आया है, जिसको इसराइल ने भी कहा है कि हमारा अवाम, ईरानी अवाम के साथ कोई ऐसा तनाजा नहीं है, हमारा मसला ये रिजीम चेंज का है, जो अब खुल के उन्होंने ये बात कह दी है हम्म। कि ये हमें चेंज करनी है या हम करेंगे। सही। तो इस पे और मतलब ये इसमें थे। हाँ बिल्कुल, वो तो आप ये बात और ये लगता भी था मतलब काफी हद तक जाहिर से, तो उनको ये था कि भाई बाकी सब तो काबू में आ गए, या उन्होंने अपने अपने मुल्कों पे और उस पर तवज्जो देनी शुरू की। एक ही मुल्क है जिसके साथ ज्यादा हो रहा है, तो शायद उन्होंने सोचा हो कि भाई ऊपर के लेफ्ट उसको तब्दील कर दिया जाए सिस्टम को, तो हो सकता है उनके साथ दोबारा वही हो जो इनकलाब से पहले का ईरान इसराइल ताल्लुक था। ये जो ईरान इसराइल जंग के अंदर इतने मिसाइल ईरान के जाके वहां लग रहे हैं और वहां पर कहते हैं कि बहुत तबाही आई हुई है,
तो उसमें जो हमारे यहाँ तासुर बना हुआ था कि इसराइल बहुत उस तरह की टेक्नोलॉजी के लिहाज से, हर लिहाज से इतना मजबूत है कि पूरी अरब दुनिया और सब मिल के भी उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। तो ईरान जो 40 साल से पाबंदियों में गिरा हुआ मुल्क है, तो उसकी चंद मिसाइल जाके वहां पर इतनी तबाही मचाए, तो उसके हवाले से हमारे एक नुक्ते नजर शुरू दिन में मेरे दिल में भी ये वसवसा आया था। वो ये है कि भाई ये जानबूझ के शायद कुछ होने दे रहे ताकि इसराइल मगरबी दुनिया में उसकी मजलूमियत मजीद हो आ जाए ना, कि देखो यार ये किस तरह से। एक तो इस पे आप मुख्तसर रोशन, दूसरा आप सब लोग इतने जश्न खुशी मना रहे हैं कि इसराइल के ऊपर यूं हो रहा है, जालिम भी, आपने भी अपनी गुफ्तगू शुरू में गासिब करार दिया, तो आप लोग मेरे ख्याल से इस मामले में इंसाफ का दामन क्यों छोड़ देते? भाई इसराइल बेचारा एक छोटा सा रकबा उनको मिला, यहूदी पूरी दुनिया से लुटे फुटे आए हुए थे वहां, उनको शुरू से ही आप लोगों ने तस्लीम नहीं किया, फिर तंग करना शुरू किया, फिर उसके बाद आपने 4 जंगें लड़ी उसके साथ उसके वजूद को खत्म करने। फिर ईरानी मुल्लाई रजीम का तो शुरू से ये नारा है कि मकबर अमेरिका, मकबर इसराइल, और नमाज के बाद वजीफे के तौर पर उनके यहाँ ये चीज कही जाती है कि इसराइल पर लानत हो, उसको सफाई हस्ती से मिटाना है। खुमैनी ने यहाँ तक कहा है कि नाजायज रियासत है, खंजर है मशरिक वस्ता पर, फलाना ढिमकाना। तो आप लोग शुरू दिन से इस पे है, 4 जंगें लड़ी, नारा आप लोगों का ये सब मौजूद है। उसके साथ साथ फिर आप मुसलमानों ने खासतौर पर प्रॉक्सीज के जरिए पिछले 60-70 साल से हर वक्त इसराइल को तंग किया हुआ। तो इस सूरत हाल में आप लोगों को इसराइल को मजलूम नहीं आप समझते किसी तरह, उसके साथ आप लोग हिमायत के लिए कोई दो लफ्ज आप नहीं लिख सकते आप हजरात गिरामी कदर। बस ये दो चीजें, मेहरबानी। तो शिगरी साहब देखिए, जो आपने कहा ना कि मिसाइल पहुंची है, सवाल के नहीं सफर, देखिए इसराइल जो अगर नाकाबिल तस्लीम समझा जाता तो उसकी वजह, इसराइल के पीछे पूरा यूरोप है, अमेरिका है, उसकी टेक्नोलॉजी है, उसकी मुआशी मुआवनत है, उसकी सिफारती मदद है, अस्करी ताउन है, ये सब चीजें मौजूद है। फिर इसके साथ साथ हॉलीवुड की फिल्में हैं, अखबार के आर्टिकल्स थे, न्यूज चैनल्स की खबरें थी, दस्तावेजी फिल्में थी। तो इन सारी कहानियों में मिला जुला कर जो है ना एक मजलूमियत का वो पूरा रंग भर रखा था, जो आज जिसका आपने जिक्र किया कि यार कैसे उसके बारे में आप लोगों का रवैया ऐसा है। तो वो उसके बारे में जो पूरा तासुर बना हुआ था ना, तो वो तासुर हालिया अरसे में जब से अल जजीरा का कयाम अमल में आया, 96 में अल जजीरा चैनल खुला, 96-97 के बाद से आहिस्ता आहिस्ता, और आज की तारीख में सोशल मीडिया की वजह से अब हालात ये हैं कि यूरोप और अमेरिका के जो नौजवान तबका है उसमें बड़ा एक खासा बासर तबका ऐसा है कि जो इस मामले में इसराइल के साथ खुद को हमाहंग नहीं पाता, वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। और फिर जो ये बड़ी उम्र के लोग हैं ना, ये जो 50-60 वाले, ये इसराइल के साथ डट कर खड़े कि भाई नहीं पीछे नहीं हटेंगे। तो वो एक पूरा एक जिसको कहते हैं नैरेटिव बिल्ड किया गया ना, उसकी मजमूनियत का, उसको जो है ना इंसान दोस्त बनाने का, और सारी कुछ। बाकी बात यह है कि देखिए अक़वाम मुत्तहिदा में बाकायदा तौर पर करारदादें मौजूद हैं, और वहाँ पर चाहे वो आबादकारों की बस्तियाँ बनाना हो, या फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ नहीं, 1.5 साल तो अभी है ना, साबरा शतीला, वो जो है शरून ने जो कुछ किया था, वो सारी कैंपेन जंगें भी हुई। तो इसराइल के जो गासिबाना या उसके जो जालिमाना इक़दाम है, उस पर सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं ना, उसके ऊपर तो खुद अक़वाम मुत्तहिदा बात कर रहा है, मतलब वो उस पर बात कर रहे हैं, उसके ऊपर जो यूरोप का इंसाफ पसंद तबका है वो बात कर रहा है, यहाँ तक कि फ्रांस जैसा मुल्क की जो है ना क्या उठा के आप बस कर। तो ये सिर्फ ऐसा मामला नहीं है, आप इसको इस्लामियत से हटाकर अगर इंसानियत की बुनियाद पर भी अगर देखें, तो फिलिस्तीनी तो मजलूम है ना, तो जा रहे हैं। आप मुझे ये बताएं, इसराइल को किसने इस बात पे इख्तियार किया था कि वो तेहरान में हमास सियासी क़यादत को निशाना बनाए? और अभी भी पहल तो आपने की है ना, देखिए बहुत सारे मामला में इसराइल दुनिया की कई जगहों पर उसने जाकर इस तरह की कार्रवाई पूरी रिपोर्ट मौजूद। आप अपने मुखालिफ के लिए जो कुछ करें वो ठीक है, क्योंकि आप टोनी है, आपके साथ अमेरिका है। अब एक प्रॉब्लम ये शिगरी साहब, दहशत गर्दी और इन सारे मामलात की तारीफ वही मुतय्यन है जो अमेरिका ने करती है, यानी उससे रूगर्दानी के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, कोई अपनी अकल लड़ाकर भी सोचते हैं कि भाई क्या तारीफ वही दुरुस्त है जो अमेरिका ने की है, या उसके अलावा नहीं हो सकती? कि जनूबी अफ्रीका क्यों आलमी अदालत में उसको इसराइल को घसीट कर लेकर गया? वो तो ना मुसलमान है, ना उनका कोई हमसे कोई मजहबी रिश्ता है, ना नस्ली तौर पर उनके साथ मुंसलिक है, तो उन्होंने क्यों बात की? जो पूरा आपका जनूबी अमेरिका की क़यादत भी है और वहाँ के लोग भी हैं, वो क्यों करते हैं? इस मसले को अगर आप इस्लाम से एक तरफ करके इसे इंसानी तनाजुर में भी देखें,
तो आपको लगेगा कि इसराइल ने इस मामले में जुल्म किया। और रही बात ये कि देखें ईरान ने खामनेई ने ये बात क्यों की, ठीक है उन्होंने तो अपना, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था कि जब उन्होंने देखा कि सब कुछ हमारे पास नहीं है, बैतुल मक़दिस का एक मसला है, इसको एक नैरेटिव बिल्ड किया जाए, अरब इस पे बात नहीं कर रहे थे, उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा बात करके उस हवाले से अपना एक मकाम भी बनाया। तो उन्होंने इस मामले को सियासी तौर पर भी इस्तेमाल किया, और वो यकीनी तौर पर अपने इरादे में मुखलिस भी होंगे कि वो फिलिस्तीनियों की किसी तरह से मदद कर सकें। प्रॉक्सीज की जहाँ तक बात की, प्रॉक्सीज सच्ची बात यह है कि इसराइल के लिए तो चले खतरा थी, लेकिन उससे ज्यादा तो मुस्लिम खित्तों के लिए उन्होंने मसाइल खड़े किए है ना। यानी आज अगर आप शामियों से जाकर पूछें तो उनके नजदीक हिजबुल्लाह या ईरान एक विलन के तौर पे मौजूद है कि जो बशार अल असद की हिमायत कर रही है। और इस बशार अल असद का मामला ये है, ईरान को खुद समझना चाहिए था कि एक आमिर, आप अरब दुनिया में तो बादशाहतों और आमिरियतों के खिलाफ बात करते हैं, लेकिन अगर आपका इत्तेहादी है तो ठीक है। तो वो उस मामले में कितने लाखों शामी मारे गए, 54 साल से बाप बेटा इक़्तिदार में, और आप उनकी जो है ना हिमायत में मुसलसल खड़े हुए। ये यानी एक मामला ऐसा था कि उस पर ईरान को कम से कम हिमायत नहीं करनी चाहिए। फिर अगर वो ईरान उस तब्दीली के हवाले से उस जमाने में, अरब बहार तो ऐसा तो नहीं था कि ठीक है अरब बहार को किसी ने बाद में इस्तेमाल की हुई एक अलग बात, लेकिन मजबूत तौर पर तो अफगानी तहरीक, यानी वो मुलूक और आमरीत के खिलाफ जो एक घुटन पैदा हुई थी उसके खिलाफ एक इजहार था। तो उसमें जो है ना फिर वो गलती भी ईरान फिर आज की तारीख में देखिए ईरान शाम से भी निकला और पूरे खत्ते में उसका जो असर रसूख है वो मैं समझता हूँ कि आज अपनी कमजोर तरीन सतह पर है, बल्कि न होने के बराबर रह गया। और अब ना तो होने। सूरत हाल ये है कि खुद जो विलायत फ़क़ीह का निज़ाम है उसको ईरान में मुश्किलात पैदा होंगी। अगर ईरान, अल्लाह करे, हमारी तो दुआ है कि इससे शुरू हो जाए, कि पाकिस्तान के भी मफाद में यही है। और लेकिन अगर उसको नुकसान पहुंचता है तो उसको फिर इनकलाब जो है वो पहलवी साहब का साहबजादा है, वो तो तैयार बैठा हुआ है कि किस तरह से, उसने तो बोला है मैंने तो आगे की तैयारी कर दी है कि कौन वजीर खारजा होगा, कौन दाखिला होगा, क्या पॉलिसी अच्छा, उसको ऐलान चुनी। किए? तो ये मसाइल है। हाँ उन्होंने तो बाकायदा ऐलान किया है कि हमने जो है ना, जो रिजीम चेंज होना चाहिए, लोग खड़े हो, तो हमने तो पूरा एक स्ट्रक्चर अपना तैयार किया हुआ है कि हम हुकूमत कैसे चलाएंगे, हमारी पॉलिसी क्या होगी और कौन कौन लोग होंगे जो हम ऑपरेट करें, तो इस हद की बात कर चुके कहीं ये ना हो कि स्ट्रक्चर खान साहब वाला, उन्होंने 22 साल से ऐलान किया हुआ था कि मैंने सब माहिरीन की टीम बनाई हुई है, जब हुकूमत में आए तो खैर ये तो एक अजराय तफन्नुन है। अच्छा, इसमें आप यानी किसी लिहाज से इंसानी बुनियाद पे भी आपके दिल में इसराइली रियासत और वहां के रहने वाले बेचारे यहूदियों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है आपके दिल में? आपसे मुराद जो भी इस नेरेटिव के हामिल है। सिकरी साहब एक बात से जा रहे हैं और जालिम कैसे हिमायत कर सकते हैं। और खुसूसन जो हालिया 1.5 साल में आपने यानी जानबूझकर वो तबाही फैलाई कि जो आप पता था कि यहाँ पर बच्चे और दोस्त हैं, कितना सा तो गुस्सा है, ये तो कितना आप लोगों बड़ा। ने हमला किया ना सर, आपने हमला किया तो उन्होंने अब जैसे टीटीपी आप पे हमला करती है तो आप लोग कार्रवाई करते हैं ना, उनके सफाई हैसियत से मिटाने के लिए सारे आपने उनके बच्चे भी मार दिए, औरतों को भी बेवा किया ना, तो इस तरह नहीं करे ना। रियासतें तो ऐसी ही करती है ना, तो इसराइल अपने तौर पर वो अपनी जगह पर खड़ा है। लेकिन मसला ये कि ये एक हमला नहीं था ना, ये एक तसलसल है पूरा, जो 47 48 से जो है ना आज तक हो जारी। और इसको मैंने फिर कहा ना इंसानी मसले के तौर पर, मैं हम ये तो मकसद नहीं है कि मैंने यहूदी का बच्चा खड़ा करना है और अगर वो कत्ल हो रहा होगा किसी बम धमाके में तो मैं बड़ी खुशियां मनाऊंगा। हाँ, नहीं नहीं, मसला बिल्कुल ये ऐसा नहीं हो सकता। वो इसकी जो ऑप्शन है, ये रास्ता जो मामला यहाँ तक पहुंचाए, इसराइल में खुद पहुंचाए। यानी आप एक मामले को इस नहज पर लेकर गए हो और चले जी उन्होंने हमला कर दिया, हमास ने आपके 1000 1200 लोग मार दिए या 200 250 लोग 300 लोग अगवा कर दिए, तो आप मुझे ये बताएं ना कि रद्द अमल कितना होगा। एक इसराइल रियासत है, हमास एक तंजीम है। रियासत के पीछे कौन है? पूरी दुनिया के जदीद इदारे, ममालिक, इस्तिखबाराती इदारों की मुआवनत, टेक्नोलॉजी, मीशत, सब कुछ है। अब ये ऐसा है कि फैजुल्लाह खान का इस जलीस में एक बहुत कमजोर आदमी जो बेचारा शायद गार्ड है या चौकीदार है, उससे किसी मामले में झगड़ा हो जाता है और एक लम्हे को मैं ये मान लेता हूँ कि गार्ड ने जरा बदतमीजी ज्यादा कर दी, इसको ये नहीं करना चाहिए। अब मुझे ये बताएं, मुझे उसके जवाब में कौन से रास्ते अख्तियार करें? जितनी मेरी ताकत और हैबत है तो मैं उसी हिसाब से
वो इजहार करूंगा जो इंसानियत के पैराए के अंदर हो। यानी ये हम उस बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि जो आपने तो पूरा गज्जा अलियमेट कर दिया। आप तो ये कहते हैं आपकी टेक्नोलॉजी जमीन के अंदर झांकने और सैयारों से ऊपर देखने की सलाहियत रखती है, तो फिर आप 200 जो कैदी थे उनको आप तलाश नहीं कर सके, आज दिन तक नहीं कर सके, आपने सब बर्बाद कर दिया, आपने बच्चे बूढ़े सब मार दिए। ये तो ये है। वो आपको याद है सन 2000 में जो एक फिलिस्तीनी शहरी था, उसकी एक बच्चे के साथ तस्वीर बहुत वायरल हुई सन 2001 में, तो फायरिंग के दौरान वो बच्चा जो है शहीद हो जाता है। कि बच्चों को निशाना बनाना, ताक ताक कर निशाना बनाना, ये इन्होंने पिछले सरसे में करके देखा है। ये चाहे हॉस्पिटल, मतलब इसराइल हॉस्पिटल को निशाना बनाते ही कौन सी इंसान। ये अगेन हम जिस बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि आपके पास सब कुछ है, सारी मालूमात है, उसके बावजूद आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं। उसको जो है ना कटहरे में बजाय इसके कि हम मजलूम को खड़ा करें, हमें जालिम को खड़ा करके उससे सवाल करना चाहिए। और जालिम को कटहरे में खड़ा करना, उससे सवाल पूछना एक मुश्किल काम है। चाहे जालिम पाकिस्तान का हो, ईरान का हो या इसराइल का हो, ये बड़ा मुश्किल होता है, ये आसान मामला बहुत नहीं है। हाँ, मजलूम बहुत को आप मुश्किल। बहुत कम, मजलूम भी हो और कमजोर भी हो या कमजोर हो, उसको दबाना, बातें सुनाना। ये नहीं, आप देखें ना, एक छोटी सी मिसाल है। मैं रास्ते में बाइक या गाड़ी चला रहा होता हूँ, तो मुझे अगर कोई बड़ी गाड़ी ओवरटेक करती है, डाला शाला वो यानी गलत ओवरटेक भी करता है या रास्ता मांगता है, मैं दे ही देता हूँ कि यार ये क्या, मैं इसको करूँ। लेकिन रिक्शे वाला और बाइक वाला ऐसा करेगा तो मेरा रद्द-ए-अमल बड़ा खराब होता है, मैं उसको चार बातें भी सुनाता हूँ। तो भाई दुनिया का उसूल भी इसी तरह से, ये महज़ब दुनिया नहीं है, ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली दुनिया है। तो ये मेरा जो गिला शिकवा सिर्फ इतना सा है कि आप, हाँ, ये आखिरी गिला इतना सहे पे हाँ, बात कट गई। तो तार कट गई है हमारे, तो अभी ये वाले मसाइल ही तो हल नहीं हुए ना। तो खैर हम इसका बस ये आप एंड में इस पर इख्त- करूँगा, जो ये दुनिया का एक दावा है ना कि वो महज़ब है, वो तहजीब याफ्ता है, वो इंसानियत रखती है, वो इंसाफ मसावात बराबरी की बातें करती है, बराए मेहरबानी ये बातें करना छोड़ दें। आप उसी तरह के जालिम हैं जैसे जो है ना 1000 साल पहले का इंसान होता था, जिसको आप वहशी गर्दानते थे, या हजारों साल पहले आप भी वहशी हैं। हाँ, अब आप समझदार वहशी हैं, जिसने अपने ऊपर इतने लिबादे ओढ़े हुए हैं कि वो बंदा उसको जब जब तक उतार के असल उस तक पहुंचता है, वो उसकी तभी उम्र पूरी हो चुकी होती है। तो आप जालिम हैं, आप इसको तस्लीम करें, वह लिबादे ना ओढ़ें। ये जो इदारे बैठ कर जहाँ जुल्म करते हैं, जहाँ वो अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से इराक में 10 लाख बच्चे जो है ना जहाँ भाग हो जाते हैं, तो ये असल मौज़ूआत हैं। जो जालिम है वो इस पे बात किया करे तो ये लेकिन ज्यादा इसमें जरूरी है। लेकिन फैजुल्लाह साहब, इसमें आपसे मुराद यानी जो भी इस नैरेटिव के पर है कि इसराइल गासिब है, जालिम है, सब कुछ है, तो आप लोगों का बुनियादी मौकफ क्या है कि इसराइल का वहां पर वजूद में आना ही नहीं चाहिए था, और आ गया तो उसको सफाई हस्ती से मिटाना है, या जिन हुदूद में उसको वहां बसाया गया तो उसको उसी हुदूद में रखा जाए, तो फिर आप लोगों को मसला नहीं है? ये क्या है इसमें आप लोगों का मौकफ? देखिए, मैं जाती तौर पर, खैर हमारे मौक़िफ़ की क्या हैसियत होगी, लेकिन मैं जाती तौर पर ये राय रखता हूँ कि यहूद का वहाँ पर कोई हक नहीं है। फिलिस्तीन बिलाद शाम का हिस्सा है और ये मुकम्मल तौर पर, हाँ, ये वहाँ पर रह सकते हैं जैसे शहरी के तौर पर? शहरी के तौर पर बिल्कुल रह सकते हैं। ये नहीं है कि इनको वो अब आ गए तो अब जाहिर सी बातें रहे, लेकिन लेकिन आप कह रहे ये हैं कि रियासत फिलिस्तीन बना के नहीं? रियासत बना करनी अलग हैसियत में, ये मेरी राय है। हाँ, शहरी के तौर पर रह सकते हैं, और मैं नहीं समझता कि इनको निकालना चाहिए। वो भी वही वाली बात आ गई कि उनमें औरतें हैं, बच्चे हैं, और उस और वही हाँ, शहरी हैं। सही, और उस बुनियाद पे आपको अगर मौका मिलता है तो आप उसको हर तरह का नुकसान पहुंचाने में दरेग नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो नाजायज है, उसको वहाँ होना ही नहीं चाहिए रियासत को, ऐसा ही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, एक वो गासिब है, जारे के तौर पर मौजूद है, तो उसका इलाज ये तो नहीं है कि आप एहतजाजी मुजाहरे करके और उसकी मिन्नतें करके वो करेंगे। ऐसा होना होता तो पिछले 70-80 साल में हो चुका होता। तो वो गासिब जिस चीज़ की जबान समझते हैं, जंग कोई सवाल इसलिए कोई बुरी चीज़ भी नहीं है, और मजबूरी होती है बात, जंग पसंदीदा नहीं है, और बास चीज़ों में मजबूरी है। तो मजबूरी। इसराइल के मामले में हम्म। कुछ ऐसे ही